पिक्चर 31 एक मैं हूँ जो इस लड़की के साथ रहने के लिए डर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है मिस्टर, बट कॉन्फिडेंस इतना भी मत रखो। अक्सर यह कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। अगर तुम खेलना चाहोगे तो खेलो, एक बार जी या तो तुम्हारी या तो मेरी हार। ये सुनकर देव अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा है। वह जीते हुए पैसे से लेकर 2 डायमंड नेकलेस जिनकी प्राइस लगभग 20 करोड़ लग रहे थे वह उसके सामने कर देता है। ये देखकर वह लड़की बस मुस्कुरा देती है, तो देव अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। ये तो बस तुम्हें तोहफे हैं, आगे आगे देखो तुम्हारी खूबसूरती के बदले तुम्हें देव शेखावत क्या क्या देता है। खूबसूरती की परख मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता स्वीट हार्ट। कहते कहते वह तो मुस्कुरा देता है, पर इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी उसकी हरकत पर अपनी नजरें रखे हुए थी। वही वह लड़की अपना कर हिलाते हुए अपनी नजरें तिरछी करके सामने वाले शख्स की तरफ देखते हैं। वह शख्स कार्ड को उन दोनों के सामने कर देता है। देव कार्ड को देखने लगता है। वह सामने उसे लड़की को देखा है जिसे एक बार भी कार्ड पर हाथ नहीं रखे थे, बल्कि उसने अपने सारे पैसे और अपने गले का डायमंड नेकलेस सामने कर रखा था। ये देखकर देव ने भी डायमंड नेकलेस के साथ वह पैसे भी सामने लगा दिए थे। वही देव के साइड में जो लड़की थी वह हैरान हो चुकी थी। वह कुछ नहीं रहती क्योंकि देव के सामने कोई भी नहीं कह सकता था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि देवी जीतेगा, आखिर देव जाना माना खिलाड़ी है और वह जब भी आता है तब 1 से 2 करोड़ जीत कर ही जाता है। वही देव अपने कार्ड की तरफ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, तैयार हो जाओ स्वीटहार्ट, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कहते कहते वह उसके सामने अपने कार्ड आगे करता है जिनमें 2 किंग्स 1 क्वीन मौजूद थी, जिन्हें देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। वही वह लड़की अपने कार्ड को एक एक करके सभी के सामने करने लगते हैं और वही वहां मौजूद एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह अपने मोबाइल को देखते हैं, फिर एक शख्स को देखकर अपना सर हिला देती हैं। वही वह लड़की जो वहां पर बैठी हुई थी, वह अपने पत्तों को एक एक करके निकाल देती हैं, जिससे वह अपने पत्तों को निकालकर सबके सामने करती हैं। सभी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। हर कोई शॉक के मारे वहां पर फ्रिज होकर खड़ा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वही वह लड़की अपने दोनों एल्बो को टेबल पर रखकर उनसे अपने दोनों हाथों की हथेलियां को जोड़कर उसे पर अपनी चिन को रखकर अपनी नशीली आंखों से देव को देखकर अपने होठों पर बड़ी ही मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। कहा था ना, कॉन्फिडेंस इतना मत रखो। अक्सर लोग जीतने के चक्कर में ये ही भूल जाते हैं कि खेलने वाला कौन है। पहले खेलने वाली की इन्फॉर्मेशन तो निकला करो। देव शेखावत सो बैड मिस्टर लूजर। कहते हुए लड़की के पत्ते जो थे कि क्यों जो सबसे स्ट्रांग थे और उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। बहुत कम लोगों को ऐसे पत्ते मिलते थे जैसे उसे लड़की को मिले हैं। वही देव ये सुनकर पूरी तरह से इंसल्टिंग फुल कर रहा था क्योंकि पहली बार जो कोई उसकी इंसल्ट कर रहा था। वह अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसे लड़की की तरफ देखकर, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो, मुझे बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। ये सुनकर वह लड़की बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर, मेरी बात लगता है तुमने अच्छे से सुनी नहीं है। मैंने क्या कहा था तुमसे से कि मुझे जो चाहिए वह मैं मांगूंगी और मैं इसमें तुम्हें मांगती हूँ, तुम मेरे स्लेव बनोगे। ये सुनकर देव अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, ये तो नहीं हो सकता है, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगा, पर देव शेखावत को अपना गुलाम बनाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो जान से जाओगी। वह लड़की अपनी जगह से खड़ी होकर देव की तरफ बढ़ते हुए उसके शॉर्ट के बटन को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर अपनी नशीली आवाज में, क्या देव शेखावत अपनी बातों से मुकर रहा है? मैं यह समझो, तुमने कहा था मुझे कि तुम जो चाहे वह मांग सकती हूँ। अक्सर जीतने की आदत इंसान को बिगाड़ देती है। वह भूल ही जाता है कि अगर हार गया तो उसकी कितनी ज्यादा नुकसानी हो सकती है। इसके लिए तो पहले मेरी बातों को अच्छे से सोच समझ कर ही मेरे साथ खेलना चाहिए था। अब तो तुम अपनी बातों से मुंह कर रहे हो। चलो कोई नहीं, मुझे तो इसमें से कोई चाहिए नहीं, यह मेरे पास पहले से ही है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो उससे दूर होकर इतना तो सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता था कि लोग अपनी जुबान से मुकर जाएंगे। अगर जीतने का हुनर रखते हो तो हारने के बाद अपनी बातों को पूरा करने की भी हिम्मत रखो देव शेखावत। आइंदा से अगर कभी मेरे साथ खेलना हो तो पहले ये देख लेना कि मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि नहीं। मैं एक लड़की हूँ पर तुम्हारी स्लीव बनने को तैयार थी, पर तुम एक लड़का होकर भी मेरा स्लेव नहीं बनना चाहते हो।
मैं तो अपनी जुबान की पक्की हूँ। पर क्या देव शेखावत नहीं है? पता नहीं था कि शेखावत फैमिली ऐसी भी होती है। फाइन, मैं चलती हूँ, कहते हो गए वह जाने लगते हैं। वही उसके साथ आया हुआ शख्स अपने सारे पैसों को ले लेता है। पर उसने एक बार भी देव के किसी भी पैसे की तरफ ना नजर उठाकर देखा था, ना ही उसे छुआ था। ये बात देव को बहुत गुस्सा दिला रही थी। वह सभी की तरफ देखा है, जो उसे ही देखकर कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। अपनी इंसल्ट को महसूस करके देव चिल्लाते हुए, ओके देव अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता है, यह उसकी खासियत है। आज के दिन तुम्हें पता चलेगा कि देव शेखावत के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। गलती तुमने की है, अब सजा भी तो तुम्हें ही मिलेगी। उलझना नहीं चाहिए था मेरे साथ। ये सुनकर वह लड़की बिना उसे देखकर, तुम्हारे पास शेखावत टाइटल है, इसकी वजह से तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम जानते भी हूँ मैं कौन हूँ, कहते हुए वह तो शांत हो जाती है। और वही उसके बाद को सुनकर देव गुस्से में वहाँ मुझे सामान को जमीन पर फेंक कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह लड़की जब ये देखी है कि देव उसे छूने वाला है, तो वह लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसकी आवाज को सुन कर दूसरी साइड खड़ी लड़की अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए गुड कहते होंगे वह लड़की अपनी ठंडी आवाज में उसे यह कहो, तुम्हारी औकात नहीं है, उससे ज्यादा सोचना भी मत, मुझे छूने का हक तुम्हारे जैसी गंदगी को नहीं है, कहते हुए वह उसे वहां से जाने को कह देती है। वही उसकी बात को सुनकर वह लड़की भी वहां से जो उसे लड़की ने कहा था वही कहकर चली जाती है। और यह सुनकर देव के पूरे चेहरे पर गुस्से से लेकर दिखने लगती है। वह वहां की तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां से ले जाने लगते हैं। देव वहां से जा रहा था, वही उसके सामने से एक लड़के एक साइड होकर अपने आंखों पर जो सनग्लासेस लगाए हुए थे उसे निकलते हुए अपनी होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। अब चल जाएगा इस देव का नाम न्यूज़पेपर में, बहुत शौक है ना लोगों को अपनी औकात दिखाने का, अब तुम्हें पता चलेगी तुम्हारी औकात क्या है, कहते हुए उसे लड़की की नीली आंखें चमकने लगते हैं। उसने मास्क पहना हुआ था। तभी उसके साइड में एक आदमी आकर अपना सर झुका लेता है, तो वह लड़की अपने पर्स में से कुछ पैसों की बंडल को उसके हाथ में देखकर अपनी ठंडी आवाज में, ये पैसे नहीं ये ताला है, मैं तुम्हारे मुंह को बंद करके रख दिया है, अगर यह मुंह खुल गया तो, कहते हुए वो अपनी नीली आंखों में हद से ज्यादा ठंडा पानी लिए वहां से अपने आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाकर चली जाती है। वही वह आदमी जो वहां पर खड़ा था, वह जल्दी से पैसों को अपने जैकेट के अंदर छुपाकर अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछ देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही वह नीली आंखों वाली लड़के कॉर्नर पर खड़ी देव को देखते हैं, जिसकी कर को वह कुछ लोग ले रहे थे। और देव अपनी जगह पर खड़ा गुस्से में ये सब देख रहा था कि उसने इतना ज्यादा नुकसान जो किया था और उसकी भरपाई करना तो लाजमी था। ये देखकर वह लड़की बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लोग जब अपनी असली औकात पर आते हैं तब उन्हें देखने में मजा ही कुछ और ही है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, कहते हुए वह वहां से जाने लगते हैं। वह कैंप को बुकिंग करके वहां से चली जाती है। वही 1 घंटे बाद मृदा अपार्टमेंट में आ जाती है, तो सोफे पर धनुष बैठा हुआ देखा है। वह उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाती है, फिर घड़ी को देखती है तो रात के 9:30 बज चुके थे। वह उसके पास जाते हुए, क्या बात है मेरे आने से पहले? धनुष अपना सर हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से उसे देखकर, क्या कर सकता हूँ, तुमने पहले ही ऑर्डर दिया था कि रात का डिनर बनाने वाली हूँ। तुम्हें कहीं बाहर गया ही नहीं, वैसे तुम कहाँ पर चली गई थी? ये सुनकर मृदा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं बस ऐसे ही घूमने गई थी। ये सुनकर धनुष बड़ी मासूमियत से उसे देखकर, अकेले अकेले ये तो सही नहीं है, मुझे भी लेकर चली जाती। मृदा उसके सामने बैठते हुए अपनी शांत आवाज में, मेरे साथ चलना मतलब आग के गोले पर पैर रखने वाला काम है मिस्टर धनुष, और ये तुमसे नहीं होगा, कहते कहते वह अपनी जगह से खड़ी होकर कमरे की तरह बढ़ते हुए, वैसे तुमने लगता है खाना तो खाया नहीं होगा, खाना मैंने पहले बना कर रखा है, फ्रिज में से निकाल कर थोड़ा गर्म कर दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये सुनकर धनुष उसे जाते हुए देख रहा था। वह उसे देखकर अपने मन में ही, आखिर इतनी डेंजरस क्यों दिख रही है, मुझे लगता है मैंने गलत जगह अपनी टांग रख दी है। इसकी बातें और इसका चेहरा दिन ब दिन बदलती जा रही है, पता नहीं मेरा जैसा बच्चा इसके साथ कैसे रह पाएगा। मम मुझे तो डर लगने लगा है। यहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ रहने के लिए डरती है और एक मैं हूँ जो इस लड़की के साथ रहने के लिए डर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, भगवान के भरोसे सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह।
कहते हुए वह अपना सर हिलाकर काम करने के लिए लग जाता है। फ्रिज में से खाने को निकालकर उसे अच्छे से गर्म करके उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है और मृदा का इंतजार करने लग जाता है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और मुझे किसी ने पूछा था कि यह जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका है, किस स्टोरी का है, तो यह मेरी स्टोरी का है। सर्च कर दो मिल जाएगा, नहीं तो मेरी लाइब्रेरी में मिलेगा, दोनों ही देख सकते हो। बाकी अगर किसी को इसकी लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसे लगाए मुझे जल्दी बताए। 32 और रियली बीवी, तुम्हें लगता है तुम मुझे आज़ाद हो पाओगी? ये सुनकर धनुष उसे जाते हुए देख रहा था। वह उसे देखकर अपने मन में ही, आखिर इतनी डेंजरस क्यों दिख रही है? मुझे लगता है मैंने गलत जगह अपनी टांग रख दी है। इसकी बातें और इसका चेहरा दिन ब दिन बदलती जा रही है। पता नहीं मेरा जैसा बच्चा इसके साथ कैसे रह पाएगा। मम, मुझे तो डर लगने लगा है। यहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ रहने के लिए डरती है और एक मैं हूँ जो इस लड़की के साथ रहने के लिए डर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, भगवान के भरोसे सब कुछ है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपना सर हिलाकर काम करने के लिए लग जाता है। फ्रिज में से खाने को निकालकर उसे अच्छे से गर्म करके उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है और मृदा का इंतजार करने लग जाता है। वही मृदा भी कपड़े चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। दोनों ही अपना खाना कंप्लीट कर देते हैं। धनुष कुछ सोचते हुए मृदा की तरफ देखकर, मेरे कुछ असाइनमेंट है जिन्हें मुझे पूरा करना है। मैं रात के 2-3 बजे तक आ जाऊंगा। चाबी मेरे पास है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मृदा अपना सर हिला देती है, कुछ खास रिएक्ट करती नहीं है उसकी बातों पर। वही धनुष अपना सर हिलाकर अपना खाना कंप्लीट कर देता है और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। वही मृदा सारे बर्तनों को अच्छे से भेजते हैं। उसे सही जगह पर लगाकर फ्रिज में से पानी की बोतल को लेकर अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। कमरे में आकर वह जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वह सोफे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरान से बड़ी हो जाती है। उसके हाथों में पड़ी हुई बोतल पर उसकी पकड़ कर जाती है। उसे बोतल को साइड टेबल में रखकर सोफे की तरफ बढ़ते हुए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? मिस्टर शेखावत, लगता है सुबह का काम पड़ गया है जो अब तुम यहाँ पर आए हो। पहले ही बता रही हूँ, मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे न ही तुम्हारा चेहरा देखना है, न ही तुमसे कोई बात करनी है, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ। ये सुनकर दर्श जो बैठा हुआ था सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले, वह उसे देखकर बड़े आराम के साथ, बीवी आजकल तुम्हारे नाक पर गुस्सा रहने लगा है, देखो कितना लाल होता जा रहा है। ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए? तुम्हें तो आप खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। सी कहते हुए वो बड़े प्यार से उसे देखने लगता है तो मृदा उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ, खुश मैं तब होती जब इस 2 साल की शादी में मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती थी। तब बातें जब ज़रूरत थी तब तो तुम मेरी तरफ देखते नहीं थे, और अब ज़रूरत नहीं है तो मम, सच कहते हैं लोग, इंसान को तब समझ नहीं आता है जब कोई अपना पास होता है, बल्कि वैल्यू तो तब समझ में आती है जब वह उससे दूर हो जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी के जीने और मरने से कोई फर्क पड़ता होगा। मिस्टर शेखावत, अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए? दर्श बालकनी की तरफ इशारा कर देता है तो मृदा हैरानी के साथ, अब तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम चढ़ कर आए हो? इतनी भी मेरे लिए तुम पागल नहीं हो जो यह पागल वाली हरकत करोगे। मिस्टर शेखावत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी जान कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सच सच बताओ यहाँ पर क्यों और कैसे आ गए? मृदा की ऐसी बातों को सुनता है जिसमें बेरुखी साफ साफ थी, जैसे महसूस करके दर्श उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठे हुए उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी मासूमियत से, तुमने तो बीवी मुझे हैरान कर दिया। उसकी बात को सुनकर मृदा ना समझ में, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम इतनी ज़्यादा हैरान हो गए? इंटरेस्टिंग, तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बीवी मुझे समझने लगेगी, और रही बात मेरे पागलपन की तो उससे बढ़ सी कर मेरा दीवानापन है। मेरी दीवानगी के हाथ तुम नहीं सह पाओगे बीवी, और तुम्हारे भगवान से दुआ भी करो कि मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए ना बढ़ जाए। अगर ये दीवानगी बढ़ गई तो उसमें मोहब्बत आ जाएगी
और मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वह तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात बालकनी से चढ़कर, तो हाँ मैं आया हूँ। तुम्हें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ। आज ही मैंने अपार्टमेंट लिया है, सोच बीवी से मिलकर आ जाऊं। आखिर उसे भी तो ये खुशखबरी देनी चाहिए कि नहीं। उसकी बात सुनकर मृदा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह हैरानी के साथ उसे देखकर कुछ सोचने लगते हैं, फिर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। क्या लगता है तुम पागल हो चुके हो? अपने बड़े बड़े आलीशान महल को छोड़कर तुम इन चार दीवारियों में रहने आ गए मिस्टर शेखावत, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो क्या तुम्हारा ईगो हार्ट हुआ है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दिया हम? एम आई राइट मिस्टर शेखावत? कहते कहते वह गुस्से भरी आंखों से उसे देखने लगती है, तो दर्श बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने दिल पर हाथ रखकर, बीवी क्या जान लोगे ऐसी निगाहों से देखकर? ये निगाहें देखकर मेरा दिल अब दर्द करने लगा है। देखो मैं तुमसे डरने लगा हूँ, और मैं इतना मासूम हूँ, इतना मासूम हूँ कि मैं अपनी बीवी से ही डरता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस मासूम का ख्याल रखना चाहिए? उसकी ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर मृदा पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। वह उसे अपने से दूर करके, अपना मुंह बंद रखो, मुझे ना ही तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हें संभालना है। तुम्हें संभालने के लिए पहले से ही एक लाइन खड़ी है, जाकर उनसे कहो हर एक दिन तुम्हें संभालते रहेगी। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी है, मैं पहले ही थक चुकी हूँ। कहते हुए उसे दूर होकर अपनी जगह से खड़ी होकर बेड की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसके पैर रुक जाते हैं, क्योंकि दर्श अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने गर्दन तिरछी करके, हाँ थोकोगी क्यों नहीं? आखिर तुमने देव शेखावत को उसकी औकात जो दिखा दी है। वैसे प्लान अच्छा था पर गलती कर दी बीवी तुमने। ये सुनकर मृदा अपने पैरों को रोक देती है और हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दर्श को ये सब कैसे पता है। वह उसे हैरानी से देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? और तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मैंने कौन सी गलती कर दी? साफ साफ जो है वह बताओ। कहते हुए को कुछ सोचकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथ अपने पीठ से लगाए। ऊप्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे सो कॉल्ड भाई को मैंने औकात दिखा दी है, तो अब तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। आखिर मैं तुम्हारे भाई के साथ यह सब किया है, तो आप क्या करोगे? मुझसे बदला लो? मेरे साथ नया खेल खेलोगे, या जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है उसे पर कुछ और नया ऐड करोगे? बोलो क्या करने वाले हैं मिस्टर शेखावत? कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगते हैं, तो दर्श मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपने दोनों पेंट के पॉकेट में डाले उसके सामने खड़ा होकर नीचे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, बिल्कुल गलत बीवी, मैं तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ, आगे जाकर तुम ना फांसो। वैसे तुम्हें पता है, इंसान की कमजोरी होती है भरोसा। अक्सर कमजोर दिल वाले लोग भरोसा कर देते हैं ऐसे शख्स पर जो भरोसे के लायक है भी या नहीं। तुमने भी वही किया। तुम कैसे सोच सकती हो बीवी, अगर गैम्बलिंग में लोग काम कर रहे हैं तो वह भरोसे के लायक होते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे पैसे दिए तो वह अपना मुंह बंद कर देगा? देव शेखावत के सामने अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो उसे डबल पैसे मिलेगी और तुम्हें पकड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। वैसे सोचा नहीं था मेरी बीवी इतनी ज्यादा बेवकूफ होगी। कहते कहते वह कुछ सोचकर उसके चेहरे के बेहद नजदीक आकर उसके नोज से अपने नोज को रब करता है। जैसे वह खेल रहा हो वह वैसे ही करते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, और नज़र की बात तो मेरी आंखों से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है बीवी। मेरी नज़र हर तरफ होती है, जो ना देखे वह मेरी नज़र को अच्छी जाता है। मेरी आंखें मुझे रियासत में मिली है, इनमें इतनी ताकत है कि वह हर तरफ देख सकती हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमा लो, दिल से लेकर तुम्हारे रात तक की हर एक इन्फॉर्मेशन में तुम्हें दे सकता हूँ। कहते हुए वो उसके होठों पर हल्के से होठों को रखकर उसे एक आंख मार देता है। वही उसकी बात सुनकर मृदा पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वह हैरानी के साथ, मतलब तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? मुझे पहले से ही है, समझ जाना चाहिए था कि जो शख्स मुझे प्लेन में फंसा सकता है वह मेरी हर एक चाल पर कैसे नजर नहीं रख सकता है। वैसे अब तुम्हें तो पता है मैंने ये सब किया है, इससे कल को शेखावत फैमिली पर उंगलियां उठने वाली है, पर फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो स्ट्रेंज। कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगते हैं। वही उसकी बात को सुनकर दर्श वैसे ही उसकी आंखों में देखकर अपना सर हिलाते हुए, मुझे रोकना तो चाहिए तुम्हें पर मैं रोकूंगा नहीं, मुझे भी देखना है मेरी बीवी क्या क्या कर सकती है।
ये सुनकर वो उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा हैरानी के साथ, मतलब क्या है? और यह बीवी क्या लगा रखा है? हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ से चला गया है। दर्श उसकी कमर को अपनी तरफ खींचकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, और रियली बीवी, तुम्हें लगता है तुम मुझे आज़ाद हो पाओगी? अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और मुझे किसी ने पूछा था कि यह जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका है, किस स्टोरी का है, तो यह मेरी स्टोरी का है। सर्च कर दो मिल जाएगा, नहीं तो मेरी लाइब्रेरी में मिलेगा, दोनों ही देख सकते हो। बाकी अगर किसी को इसकी लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसे लगाए मुझे जल्दी बताए। 33 गेट ऑन योर नीज एंड बेग इट मिस्टर शेखावत। मुझे रोकना तो चाहिए तुम्हें, पर मैं रोकूंगा नहीं, मुझे भी देखना है मेरी बीवी क्या क्या कर सकती है। ये सुनकर वो उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा हैरानी के साथ, मतलब क्या है? और यह बीवी क्या लगा रखा है? हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ से चला गया है। दर्श उसकी कमर को अपनी तरफ खींचकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, और रियली बीवी, तुम्हें लगता है तुम मुझे आज़ाद हो पाओगी? मृदा ये सुनकर हैरानी के साथ, लगता है का मतलब क्या? मुझे पता है, मैं आज़ाद हो गई हूँ तुमसे। अभी यहाँ से निकालो, इससे पहले तुम्हें बेइज्जती के साथ यहाँ से निकालो। कल को न्यूज़ में खबर आ जाएगी मिस्टर शेखावत को सबके सामने जलील किया उनकी एक्स वाइफ ने। सोचो फिर तुम्हारी इज्जत की कितनी अच्छी तरह से धज्जियां उड़ाएंगे लोग। जिस इज्जत की खातिर तुम इतने सालों से यह सो कॉल्ड बिजनेसमैन बने फिरो हो ना, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा मतलबी, जिसे ना तो किसी की परवाह है और ना ही किसी से कोई मतलब हुआ, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है। पैसों का लालच, घमंड दोनों ही तुम में है। इतना काफी है कि और तारीफ करो मिस्टर शेखावत। कहते कहते वह कुछ सोचकर उसके सीने पर अपने हाथों को ले जाकर उसे सहलाकर बड़ी मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए। वैसे भी ऐसे इंसान से क्या बात कर सकती हूँ जो अपनी बीवी तक को नहीं बचा सकता। चाहे तुमने मुझे छोड़ दिया, पर लोगों के बीच में मिसेस शेखावाटी थी, तुमने सबके सामने मुझे जलील होते हुए छोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है कि तुम्हारे ना होते हुए भी तुम्हारी बीवी को कोई हाथ ना लगे। तुम्हें नहीं लगता कि जिस पावर को तुमने अपने सर पर रख दिया है, वह पावर सच में इतनी ताकत रखती है कि वह तुम्हारी बीवी को बचा सके? मजा नहीं आया ना? जोक है ना? यही जोक मेरी जिंदगी का बना दिया था तुमने 2 साल से, और देखो क्या हो गई मैं। कहते हुए अपना सर हिला देती है। जिसे सच होना ये सब उसके होठों की वह मजाक किया मुस्कुराहट को देखकर दर्श के हाथों की मुठियां बन जाती है। मृदा डायरेक्टली उसे यह कह रही थी कि वह एक मर्द ही नहीं है जो अपनी बीवी को बचा सके, वह तो नामर्द है जो अपनी बीवी को 2 साल छोड़कर खुद वहां से चला गया। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि उसके ना होते हुए भी उसकी बीवी को कोई हाथ लगाए। वही मृदा उसके चेहरे को देखते हैं जो पूरी तरह से काला पड़ चुका था। ये देखकर वह उसके गालों पर अपने हाथ रखकर उसके भी खुद नजदीक जाते हुए उसकी आंखों में देखकर, वैसे एक बात कहूँ तुमसे, बात जब तक मर्दानगी पर नहीं आती है ना, तब तक सभी को लगता है कि मैं सबसे आगे हूँ, पर जब बात मर्दानगी की पर आती है ना, तब सवाल बहुत उठ जाते हैं मिस्टर शेखावत। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सो कॉल्ड पावर सबको डरा सकती है? अगर ऐसा होता तो शायद कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाता। तुम्हें पता है क्या है 2 साल में मेरे साथ क्या क्या हुए हैं? वैसे भी तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम्हें पता होकर भी तुम मेरी कोई मदद करोगे। तुम तो सेल्फिश, सबसे बड़ा तुम्हारा यह ईगो जिससे तुम्हारी ही बीवी ने अपने पैरों के नीचे झुका लिया है। कहते कहते वह दोनों हाथ उसके गर्दन पर रखकर उसकी तरफ देखकर बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए। सुना है मिस्टर शेखावत को कोई भी अपने घुटनों के बल बैठ नहीं पाया है, तो क्यों ना मिस्टर शेखावत मेरे सामने घुटनों के बाल बैठे हैं। मुझे भी देखना है कि आखिर तुम मेरे लिए क्या क्या करते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, कहते हुए वह खुद से उसे अलग करके सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े आराम के साथ, गेट ऑन योर नीज एंड बेग इट मिस्टर शेखावत। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ आपस में करके उन पर अपनी चिन को रखकर अपनी नीली आंखों में बिना कोई एहसास लिए उसे देखने लगती है, जैसे उसकी आंखों में एहसास ही खत्म हो गए हैं। मृदा 2 साल का गुस्सा, नफरत सब कुछ बाहर निकलना चाहती थी।
उसे पता था अगर वह बाहर निकलती है तो वह अंदर से पूरी तरह से खोखली बन जाएगी। दर्द ताकत देता है, और यह मृदा को इन 2 सालों में पता लग चुका था। वह दर्श के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ना चाहती थी। आखिर कहीं ना कहीं उसकी भी तो गलती थी, उसने तो छोड़ दिया था बिना किसी वजह से। एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं था कि वह जिंदा है या मर गई। यही सोचकर मृदा उसकी तरफ देखती है, जो शांति से कठपुतली की तरह खड़ा था। उसे ऐसे देखकर मृदा बड़ी मासूमियत से, मुझे पता था तुम यह नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास आना है तो जो कहा है वही करो, नहीं तो तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अब वापस अपने पास लाने में कोई इंटरेस्ट आएगा। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होकर उसके साइड से होते हुए, एक बात कहूँ मिस्टर शेखावत, इतना सब कुछ मैंने कहा तुम्हें, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे गिल्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। क्या सच में तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर दिल नहीं होता तो मिस्टर शेखावत आज मेरे सामने से जीते जागते खड़े कैसे होते हैं? पर अब उस दिल में सिर्फ लालच और खुदगर्जी भरी पड़ी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वैसे कंग्रेचुलेशन, आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जश्न मनाया, एक लड़की से उसकी मासूमियत छीन ली, उसका भोलापन छीन लिया, उसका प्यार छीन लिया, सब कुछ छीन कर बैठे हो तुम। पर देखो मिस्टर शेखावत के चेहरे पर गिल्ट की एक लकीर तक मुझे नहीं दिख रही है। अब यहाँ से निकल जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहते कहते वह बेड पर जाकर सो जाती है। कंबल को अपने ऊपर लेकर वह सो नहीं, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वह बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। वह नहीं दिखाना चाहती थी उसे कि वह इस समय दर्द में है। वही दर्श अपने हाथों को देखा है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। मृदा की हर एक बात को सुनकर उसने अपने हाथों की मुठियां बना दी थी, और यह बात मुर्दा ने नहीं देख ली थी। उसके हाथों से हल्का हल्का खून भी आ रहा था। वह अपनी गर्दन तिरछी करके बेड पर लेटी मृदा को देता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि मृदा जाग रही है और रो भी रही है। उसकी आंखें उसे कंबल को देखते हैं, जो कंबल मृदा ने अपने हाथों में पड़ा हुआ था। उसे कंबल को अपने हाथों की मुट्ठियों में भरकर वह ऊपर की ओर कर रही थी। ये देखकर वह अपना सर नीचे झुकाकर एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है, वह भी बालकनी से। वही मृदा जब ये देखी है कि दर्श वहां से जा चुका है, तो वह वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को अच्छे से पानी से धो लेती है। इस समय उसके नीली आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी। वह गहरी सांस लेकर वही फर्श पर बैठकर रोते हुए, आखिर क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती? क्यों मुझे ऐसा लग रहा कि तुम नफरत के हकदार ही नहीं हो? तुमसे तो मुझे बेइंतहा नफरत करनी चाहिए, पर क्यों ये दिल तुमसे नफरत करने की इजाजत नहीं दे रहा है? क्या इस दिल ने सिर्फ तुमसे प्यार करना ही सीखा है? क्यों मेरा दिल अब मुझे बगावत कर रहा है? मार डालना चाहती हूँ मैं उसे, प्यार को जो मेरे दिल में जाग रहा है। वह हर एक एहसास को मार डालना चाहती हूँ जो मुझे तुमसे नफरत करने से रोक रहा है। कहते कहते वह रोने लगती है। रोते रोते वह कब शांत हो जाती है और कब वह बेड पर जाकर लेट जाती है। कपड़े उसके भीगे हुए थे, फिर भी वह उन पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही बेड पर लेट जाती है। एसी ऑन है, पूरा रूम में ठंड ही ठंड है, पर मृदा ने अपने ऊपर एक बार भी ब्लैंकेट को नहीं डाला था, बल्कि वह तो वैसे ही लेटे रहती है। उसे ठंड तो लगती है, पर फिर भी वह वैसी ही लेटी रहती है। वहीं दूसरी तरफ दर्श अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। वह बेडरूम पर आकर दीवार पर अपने हाथों की जो मुठियां थी उसे करने लगता है। वह तब तक मारता है जब तक उसके हाथों से खून नहीं आता है। खून दीवार से लग चुका था और इस तरह से बाहर जा रहा था, जिसका मतलब साफ था दर्श के हाथों पर गहरी चोट लगी है। पर चोट के दर्द का एक भी एहसास दर्श के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। वह वैसे ही मारता रहा। जब वह पसीने में लटपट हो गया तब वैसे ही सोफे पर बैठ जाता है। सामने शराब की बोतल रखी हुई थी, बंद में से एक बोतल को लेकर अपने होठों से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह वैसे ही शराब को पिए जा रहा था, हाथों से खून बहे जा रहा था, पर चेहरे पर एक भी शिकंस नहीं थी। वो अपने हाथों को देखा है और वैसे ही बेड पर फैला कर लेते जाता है। उसने अपनी आंखें जरूर बंद कर ली थी, पर वह कुछ तो बड़बड़ाए जा रहा था। उसके होठ हिल रहे थे पर उनसे आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वही सुबह का वक्त हो जाता है। मृदा जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह खास नहीं लगते हैं। वह ज्यादा ध्यान न देखकर वैसे ही खसते हुए वॉशरूम में चली जाती है।
वॉशरूम में आकर फ्रेश हो जाती है और फिर खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। पर वह खांस रही थी, जिसकी वजह से वह अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और खाना बनाने लगती है। खांसने की आवाज़ सुनकर धनुष, जो कल बहुत देर से आया था, उसकी नींद खुल जाती है। दरवाजा उसने खुला रखा था और किचन उसके सामने ही था। वह अंगड़ाई लेते हुए हैरानी के साथ बाहर आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सामने मृदा को खाना बनाते हुए देखा है। वह कुछ सोचकर उसके पास चला जाता है। उसका हाथ वह पकड़ता है तो अपना हाथ पीछे की ओर लेकर हैरानी भरी आवाज में, तुम पागल हो क्या जो इतना बुखार के बाद भी खाना बना रही हूँ? मैं कोई जल्लत नहीं हूँ, जिसे खाना ना मिले तो तुम्हें खा जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, बाहर से मैं ऑर्डर कर दूंगा। इतना भी मैं रक्षा नहीं हूँ खाने के लिए। तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और मुझे किसी ने पूछा था कि यह जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका है, किस स्टोरी का है, तो यह मेरी स्टोरी का है। सर्च कर दो मिल जाएगा, नहीं तो मेरी लाइब्रेरी में मिलेगा, दोनों ही देख सकते हो। बाकी अगर किसी को इसकी लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसे लगाए मुझे जल्दी बताए। 34 मृदा का गुस्सा उतर गया दर्श पर। खांसने की आवाज़ सुनकर धनुष, जो कल बहुत देर से आया था, उसकी नींद खुल जाती है। दरवाजा उसने खुला रखा था और किचन उसके सामने ही था। वह अंगड़ाई लेते हुए हैरानी के साथ बाहर आ जाता है। जब वह बाहर आता है तो सामने मृदा को खाना बनाते हुए देखा है। वह कुछ सोचकर उसके पास चला जाता है। उसका हाथ वह पकड़ता है तो अपना हाथ पीछे की ओर लेकर हैरानी भरी आवाज में, तुम पागल हो क्या जो इतना बुखार के बाद भी खाना बना रही हूँ? मैं कोई जल्लत नहीं हूँ, जिसे खाना ना मिले तो तुम्हें खा जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, बाहर से मैं ऑर्डर कर दूंगा। इतना भी मैं रक्षा नहीं हूँ खाने के लिए। तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये सुनकर मृदा अपना सरनामे में हिलाते हुए उसे देखकर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए वह उसे ऊपर से नीचे तक देखकर, लगता है आज तुम्हारी छुट्टी है। कोई नहीं, मैं ब्रेकफास्ट आधा फ्रिज में रख देता हूँ, तुम गर्म करके खा लेना, मुझे जल्दी से एनिमेशन हाउस भी जाना है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखने लगते हैं। तो धनुष कुछ सोचते हुए, मैं कल तुम्हारा नाम कॉलेज के फ्रेशर स्टूडेंट के लिस्ट में देखा है। क्योंकि मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरे पास लिस्ट पहले ही आती है। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर मृदा कुछ सोचते हुए, इस बारे में पहले एनिमेशन हाउस में बात कर लो, फिर कॉलेज का भी देख लूंगी। आज तो मुझे जाना पॉसिबल नहीं है, मैं कल ही चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह धनुष इस पर अपना सर हिला देता है। मृदा ब्रेकफास्ट करके कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में चली जाती है। वह फॉर्मल ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो सामने सोफे पर धनुष मिलता है। धनुष उसके सामने खड़ा होकर उसके सामने एक एटीएम कार्ड को आगे करके, मुझे पता है तुम लोग ही तो नहीं, पर अभी के लिए ले लो और डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप कर लो, इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए। चाहे तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह मृदा को समझ आ जाता है कि धनुष को ये लग रहा है कि उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है। वह उस कार्ड को उसके तरफ करते हुए होठों पर एक प्यारी सी मासूम भरी मुस्कुराहट लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही कहा है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिलहाल तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, चलो। कहते हुए वह कहाँ से चले जाते हैं। वही उसकी बात को सुनकर धनुष कुछ सोचते हुए किसी को कॉल कर देता है और अपने कमरे की तरह बढ़ने लगता है। जब मृदा डीएस एनिमेशन हाउस सामने खड़ी होती है तो एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। वही रिसेप्शन पर लड़की उसे देखकर समझ जाते हैं कि मृदा यहाँ पर जॉब के लिए आई है। वह मुस्कुराते हुए मृदा की तरफ देखकर, मिस मृदा, यह आपका आईडी कार्ड है। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर मृदा अपना सर हिला देती है और उसे आईडी कार्ड को देखते हैं। जैसे ही वह उसे आईडी कार्ड पर लिखे हुए नाम को देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वह उसे रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की तरफ देखकर, मिस, आपने मेरे सरनेम पर कुछ मिस्टेक कर दी है, मेरा सरनेम रंधावा है ना कि शेखावत। उद्धरण चिन्ह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए, मैडम नहीं, ये खुद बॉस के पा ने हमें दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 8 फ्लोर पर जाकर चेक कर ले। ये सुनकर मृदा अपना सर हिलाकर गुस्से में 8 फ्लोर की तरफ बढ़ने लगती है। वह लिफ्ट में आकर लिफ्ट को बंद करते हुए गुस्से भरी आवाज में,
समझता क्या है खुद को, यही का राजा महाराजा है क्या? कल इतना सब कुछ सुनाए, आप फिर भी इसके अंदर थोड़ी भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? इतनी बदतमीजी की है, फिर भी जनाब सुधरेंगे नहीं? डाइवोर्स तो हो चुका है, पर नहीं, पीछा तो ये छोड़ेगा नहीं, जीना हराम कर रखा है इस सनकी ने। कहते कहते हुए गहरी सांस लेती है। जब 8 फ्लोर पर आती है तो गुस्से में बिना देर किए दर्श केबिन में बिना लॉक किया अंदर जाते हैं। वह गुस्से में इतनी थी कि उसने केबिन के दरवाजे को जोर से बंद किया हुआ था, जिसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद 3 शब्द हैरानी से उसे देख रहे थे। और चेयर पर बैठा हमारा दर्श बड़ा आराम के साथ यह सब देख रहा था, जैसे उसे इसी की ही उम्मीद हो। वह अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बड़े प्यार से मृदा को देखा है, जो उसकी तरफ आ रही थी। वह उसे देखकर बड़ी ही प्यार भरी आवाज में, क्या हुआ है बीवी, आज इतने गुस्से में? तुम तो अपने पति की पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद करने पर आ रही हूँ। देखो कितना ज्यादा नुकसान कर रही हूँ, माना मैं काम रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करती रहो। अगर तुम्हें गुस्सा उतारना ही है तो मुझ पर उतार दो ना, जैसे चाहूँ वैसे, जिस तरह से चाहूँ उसे तरह से। सबसे कंफर्टेबल जगह तो बेडरूम ही होगी। ऐसी बातों को सुनकर वहां मौजूद जो 3 शख्स थे, दुर्रानी, प्रथम और विधान, तीनों ही अपने दोस्त को देखते हैं, जो मैनर्स डिसिप्लिन मेंटेन करता था। वह आज ऐसी बातें कर रहा है, उन तीनों के लिए ये किसी झटके से काम नहीं था। वह हैरानी से दर्श देखने लगते हैं, जो एक बार भी उन तीनों की तरफ नहीं देख रहा था। उसे ऐसे देखकर वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर झुकाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें पता था आप यहाँ पर महाभारत शुरू होने वाला है। और होता भी ऐसा ही है। मृदा अपने हाथ में लाए हुए आईडी कार्ड को दर्श के मुंह पर फेंक देती है, जिससे दुर्रानी अपना मुंह खोल करके मृदा को देखा है, जो अभी तक सही सलामत है। क्योंकि अगर दर्श रावत के साथ यह हरकत कोई करता तो अब तक उसके साथ क्या होता ये दुर्रानी सोच भी नहीं सकता था। वह अच्छे से जानता था कि उसके बॉस को उसके अलावा किसी की ऊंची आवाज़ तो दूर की बात है, गुस्सा भी पसंद नहीं था। और यहाँ पर तो मृदा ने उसके सारे रूल्स को तोड़ ही दिए हैं। तोड़ क्या, धजिया कर रखी है उसकी इतनी सारी बेइज्जती करके। ये सब देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर नीचे झुका लेता है। वही मृदा जोर से टेबल पर हाथ मारकर गुस्से भरी आवाज में, लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है मिस्टर शेखावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है? क्यों मेरे सरनेम के साथ छेड़छानी करने की? हमारा डिवोर्स हो चुका है और 3 से बहुत दिन हो गए हैं, पूरी मीडिया में भी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। तो यह अपना घटिया सा सरनेम अपने पास रखो। पहले ही तुम ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ पर जॉब के लिए फोर्स कर रहे हो, और यह अपना ये घटिया सा नाम देकर मुझे सबके सामने जलील करना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलने की? कहते कहते वह गुस्से में उसे देखने लगती है। वही उसे इतने गुस्से में देखकर दर्श अपने आईब्रो को अपनी एक उंगली से सहलाते हुए उन तीनों की तरफ देखकर, कोई कमी देखते हैं इसमें जो इस मिसेस शेखावत ना बनाया जाए? गुस्सा तो देखो, मैं तो मर जाऊंगा। और इसके पीछे जुबान, 2 साल की शादी में बीवी ने एक बार भी ऐसे तेवर मुझे नहीं देता है। और देखो, कह रहे हो कि मैं किसी मासूम के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं खुद विक्टिम, जिसे अभी अभी बीवी ने हार्म किया है, वो भी इस आईडी कार्ड से। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो बड़ा की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, ऐसा भी कोई करता है? बीवी देखो कितनी ज़्यादा चोट लगी है मुझे और कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत समझा को देखने लगता है। तभी मृदा की नज़र उसके राइट हैंड पर चली जाती है, जहाँ पर बैंडेज किया गया था। वह गहरी सांस लेती है। वह सोचने लगते हैं, जहाँ तक उसे याद था कल तो कोई भी बैंडेज उसे नज़र नहीं आई थी, फिर आज ये बैंडेज कैसे? वही दर्श लड़कियों को अपनी ठंडी नज़रों से देखकर, आप पूरा शो देखने का मन बैठा लिया है तुमने, या यहाँ से जाने के लिए इनविटेशन दो, गेट आउट। उद्धरण चिन्ह कहते होंगे वह उन तीनों पर अपनी ठंडी नज़रें डाल देता है, जिससे वह 3 वहाँ से चले जाते हैं। तभी मृदा की नज़र प्रथम पर चली जाती है, जिसे देखकर वह बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर, ही हैंडसम, आज तुम यहाँ पर, वैसे तुम्हारी चोट कैसी है? सही तो है ना? मलहम तो लगा लिया ना? अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरी नज़र तुम पर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये सुनकर प्रथम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अपने दोस्त को देखा है, जो जानलेवा नज़रों से उसे देख रहा था। ये देखकर वह मृदा को देखकर खुद के ही मन में, यह क्या पागल हो गई है क्या, जो मेरी बाली चढ़वाने पर तुली हुई है? एक तो ये दोनों पागल हैं,
पहले डिवोर्स लेते हैं, फिर मेरा पागल दोस्त इसके पीछे भाग रहे हैं, और ये तो उसके ऊपर पागल है जो मेरे पीछे भाग रही। आखिर इस बच्चे ने कौन सा गुनाह कर दिया है जो औरत मुझे मरने की पूरी तैयारी कर रही है। भाग जा प्रथम, इससे पहले तेरा ये दोस्त तुझे यहीं पर दफना ना दे। प्रथम भागने लगता है। वही प्रथम कैसे हालात को देखकर विधान और रॉबिन मुंह छुपाए हंसने लगते हैं और फटाफट से भागने लगते हैं। वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। पहले ही यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं था और इन दोनों का ऐसा झगड़ा देखकर वह दोनों यहाँ से जाने का ही फैसला ले लेते हैं। वही उसके जाने के बाद मृदा गहरी सांस लेकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, यहाँ पर काम कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। याद रखना मिस्टर शेखावत, एक दिन तुम खुद मुझे इस जगह से बाहर निकलोगे। कहते कहते वह गुस्से में वहां से जाने लगते हैं तो दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा? मृदा बिना उसकी तरफ देख होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, लगता नहीं यकीन है, और देखो मेरा यकीन कितना साबित होता है। उद्धरण चिन्ह। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 35 मृदा की तबीयत खराब होना। वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। पहले ही यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं था और इन दोनों का ऐसा झगड़ा देखकर वह दोनों यहाँ से जाने का ही फैसला ले लेते हैं। वही उसके जाने के बाद मृदा गहरी सांस लेकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, यहाँ पर काम कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। याद रखना मिस्टर शेखावत, एक दिन तुम खुद मुझे इस जगह से बाहर निकलोगे। कहते कहते वह गुस्से में वहां से जाने लगते हैं तो दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा? मृदा बिना उसकी तरफ देख होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, लगता नहीं यकीन है, और देखो मेरा यकीन कितना साबित होता है। उद्धरण चिन्ह। दर्श मृदा के कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उसके पास आकर जैसे ही उसके दोनों हाथों को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे ले लेता है। उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वह बिना देर किए उसे बेहद नजदीक करके उसके माथे को छूता है तो गुस्से भरी आवाज में, अगर बीमार थी तो आने की क्या जरूरत थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मृदा उसे अपने से दूर करते हुए मचकिया भरी मुस्कुराहट लिए, क्या बात है मिस्टर शेखावत को मेरी चिंता हो रही है? क्या प्यार होने लगा है? मुझे दिखे तो नहीं रहा है। और ये स्टूपर केयरिंग करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप सच में बदल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी मैं ठीक हूँ और ना ही मुझे आपकी इस सो कॉल्ड केयरिंग की जरूरत है। तो यह अपने पास अपनी हमदर्दी रखें। मैं मेरा काम करने आई हूँ वही करती हूँ। कहते हुए वह जाने ही वाले थे कि दर्श उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और उसकी आंखों में देखकर, आखिर कितनी जिद्दी बनोगी तुम बीवी, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बुखार देखो कैसा है और आंखों से पता चल रहा है कि तुम रात भर अच्छे से सोई नहीं हूँ। शांति से यहाँ पर बैठो। तुम चाहती हो कि मैं बुखार दूसरी तरह से उतारूँ तुम्हारा? अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केबिन बहुत बड़ा है और हम बहुत कंफर्टेबल सब कुछ कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वो अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाता है। वही उसकी डबल मीनिंग बातों को सुनकर मृदा उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में, खबरदार अगर तुमने मुझे ऐसी बात की, तुम में कोई तुम्हारी रखेल नहीं हूं जो तुम मुझसे ऐसी बात। वो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही दर्श के होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसके नीली आंखों में देखकर, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी रखेल हो? तुम तो बीवी हो मेरी मिसेस शेखावत, ये भूलो मत। क्या लगता है कागज के पेपर पर तुमने सिग्नेचर कर दिए तो तुम मुझे आज़ाद हो पाओगी? तो बेहतर यही है कि शांति से मेरी बात को सुनो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इसे सहना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर मृदा उसे अपने से दूर करते हुए, अब डिवोर्स तो हो चुका है और ना ही मुझे तुम्हारी बीवी बना है ना ही कुछ, और बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहो और मैं जानती हूँ कि मेरे इस बॉडी के साथ मुझे क्या करना है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कहते कहते वह उसे अपने से दूर करके वहां से गुस्से में चली जाती है और वही दर्श उसे जाते हुए देख रहा था। अपने हाथों को देखा है जो अभी गरम गरम उसे महसूस हो रहे थे। आखिर उसको बुखार भी तो इतना था। दर्श कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकालता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो वह अपनी ठंडी आवाज में,
मुझे आधे घंटे में ऑफिस में चाहिए, तुम याद रखना अपने साथ फीमेल डॉक्टर को भी लाना। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। बिना सामने वाली की बात सुनो अपने मोबाइल को वैसे ही टेबल पर रखकर अपने लैपटॉप को ऑन कर देता है। मृदा को देखा है, जो गुस्से में लिफ्ट से नीचे जा रही थी। वह रिसेप्शन गर्ल के पास जाकर कुछ पूछती है, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर दर्श के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके गुस्से भरे चेहरे पर स्क्रीन को जूम करके अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रख बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, मुझसे दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ तक जाओगे? आना तो तुम्हें मेरी ही बाहों में है। बीवी बीवी बीवी, तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकती। पता है बहुत कुछ गलत किया है मैंने, पर क्या कर सकता हूँ। मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। कभी कभी खुद को भी बुरा बनाना पड़ता है, नहीं तो मासूमियत फ़ायदा उठाने के लिए ही तो होती है। कहते हुए वैसे ही अपनी हेड रेस्ट पर अपने सर को रखे मृदा को देखा है, जो फिर से 8 फ्लोर पर आ रही थी। दरअसल मृदा का केबिन दर्श एक केबिन के साइड ही तो बनाया हुआ था। कल जो काम हो रहा था वह मृदा के ही केबिन का हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मृदा से मैं केबिन में आ रही थी। वह केबिन में आकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वह पूरे केबिन को देखते हैं, जो वाइट और क्रीम कलर से पेंट किया हुआ था, जैसा मृदा को पसंद है। इंटीरियर भी वैसे ही बहुत खूबसूरती से बनाया था। तस्वीर थी जो नेचर से जुड़ी हुई है। पीछे ग्लास वॉल थी, जहां से वह बाहर का नज़ारा देख सकती थी। एक साइड टीवी रखा हुआ था और दूसरे साइड सोफे भी रखे हुए थे। वह अपने चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, तो चेयर भी परफेक्ट तरीके से रखी हुई थी, जिससे ना ही मृदा को कोई इरिटेशन हो। मृदा केबिन को देखते हुए ग्लास वॉल के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। काश से ये सब कुछ मिस्टर शेखावत ने 2 साल पहले किया होता, तब बहुत खुशी होती। पर अब तो मुझे इसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये शख्स को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? कैसे मेरी पसंद के बारे में पता है? जैसा मुझे कैबिन चाहिए था वैसे ही बनाकर रखती हैं। सच में यह इंसान अजीब है, और साथ ही साथ मतलबी। बदला लेना चाहेगा तो जरूर ऐसा ही कुछ तो कर देगा, तब जाकर मैं इसके ऊपर पागल हो जाऊंगी और इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। चलो इसे जो करना है वह करने दो, क्या पता मुझे बदला लेने के चक्कर में खुद ना बर्बाद हो जाए। वैसे बर्बादी से याद आया, देव शेखावत का क्या हाल है जरा देखा जाए। कहते कहते वह टीवी ऑन कर देती है और न्यूज़ चैनल को ओपन करके जैसे ही न्यूज़ देखते हैं वह हैरानी के साथ, मुझे लगा था कि मिस्टर शेखावत यह न्यूज़ हटा देंगे, पर इन्होंने तो हाईलाइट कर दिया। अब पूरी दुनिया में देव शेखावत के बारे में आग जैसे न्यूज़ फैल जाएगी। गैम्बलिंग के केस में अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो कितने साल उसे जेल हो सकते हैं, ये तो कुलदीप शेखावत ही जाने। उसे तुम्हें वह हर एक दर्द जाना चाहती हूँ, जहाँ वह मौत की भीख ना मौत की दुआ मांगे। इसे तुम्हें लास्ट में छोड़ूंगी, घुट घुट कर मारूंगी, हर एक कमजोरी को मैं दर्द देने वाली हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में एक नफरत थी, जो देव के लिए इतनी नहीं थी जितनी कुलदीप का नाम सुनकर उसे नफरत महसूस हो रही थी। तभी उसे खांसी आ जाती है, तो वह गहरी सांस लेकर चेयर पर बैठ जाती है और न्यूज़ को देखने लगते हैं, जहां पर साफ साफ न्यूज़ रिपोर्टर कल जो गैम्बलिंग में हुआ था उसकी न्यूज़ दिखा रही थी। किसी ने वीडियो निकला था जब देव शेखावत सारे सामान को तोड़कर उसे बड़ी ही बुरी तरह से बॉडीगार्ड्स बाहर फेंक रहे थे, जिससे शेखावत के नाम यह एक धब्बा बन चुका था। कभी भी शेखावत के खिलाफ ऐसी न्यूज़ या ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी आदमी गेमिंग या कुछ इलीगल एक्टिविटी करता हूँ, पर आज शेखावत के बारे में इतनी बड़ी खबर मिली है और न्यूज़ वाले हिस्से हाईलाइट ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? वही मृदा ये सब देख ही रही थी, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। उसे पता है इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। वह एक गहरी सांस लेकर कॉल कॉटन करती है, तो सामने अखिलेश मुस्कुराते हुए, मतलब तुमने शुरुआत कर ही दी, बहुत अच्छा किया तुम पर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे बच्चा। मृदा गहरी सांस लेकर पानी पीते हुए, पर दादाजी इसमें आपका नाम भी आ रहा है, फैमिली का, क्या आप इससे गुस्सा नहीं है मुझ पर? अखिलेश अपना सरनामे हिलाते हुए मुस्कुराकर, आ रहा है तो आने दो, आखिर कुलदीप को तो पता चले कि उसका बेटा क्या क्या करता है। तुम परेशान मत हो, देव को मैं घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारी करती है। अभी तक वह घर नहीं आया है, जब वह घर आ जाएगा तब उसके सामान से लेकर उसे शेखावत के नाम से ही आ जाएगा। तुम परेशान मत हो,
तुम जो करोगे उसके पीछे मैं हूँ। और यह न्यूज़ ऐसे आती रहती है। इन्हें मुझे हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बात करने के बाद मृदा अपना कॉल कट कर देती है और कुछ सोचकर वह टेलीफोन पर किसी को कॉल करती है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो मृदा मुस्कुराते हुए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा आज का वक्त क्या है? क्योंकि नहीं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, ना ही कोई पेपर्स जिससे मैं अपने डिजाइन्स को बनाना स्टार्ट कर सकती हूँ। सुनकर सामने से जो रिसेप्शन गलती, वह अपने सर पर हाथ रखकर, सॉरी मैडम, आज बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बताना ही मैं भूल गई कि आप बॉस के केबिन में जाए। वहां पर बॉस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एनिमेशन बनाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा अपना सर हिला देती है। वह कुछ तो बोल नहीं सकती, तो आखिर वह एक एम्प्लॉय है। इसकी वजह से वह कॉल कट करके अपने हाथों की मुठियां बनाकर गुस्से भरी आवाज में, एक बार मेरा काम पूरा होने तो मिस्टर शेखावत, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? आज तुम्हारी वजह से मुझे वह सब कुछ करना पड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगते हैं। 36 झगड़ा करना है तो सिट ऑन माई लैप। बेहोश। सुनकर सामने से जो रिसेप्शन गर्ल, वह अपने सर पर हाथ रखकर, सॉरी मैडम, आज बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बताना ही मैं भूल गई कि आप बॉस के केबिन में जाए। वहां पर बॉस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एनिमेशन बनाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा अपना सर हिला देती है। वह कुछ तो बोल नहीं सकती, तो आखिर वह एक एम्प्लॉय है। इसकी वजह से वह कॉल कट करके अपने हाथों की मुठियां बनाकर गुस्से भरी आवाज में, एक बार मेरा काम पूरा होने तो मिस्टर शेखावत, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? आज तुम्हारी वजह से मुझे वह सब कुछ करना पड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से जाने लगते हैं। जगह से खड़े होकर वहां से जा ही रहे थे कि उसके पर डगमगाने लगता है। वह जैसे तैसे करके दरवाजे को पकड़कर गहरी सांस लेती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और उसे कमजोरी जैसा महसूस भी हो रहा था। ज्यादा ध्यान न देकर वह अपने पर उसे तरफ बढ़ने लगते हैं। दर्श के केबिन के सामने वहां एक गहरी सांस लेती है। वह पहले केबिन को नॉक करती है, जिससे दर्श अपनी गहरी आवाज में, कमिंग। मृदा उसके केबिन में जाकर पहले उसे देखते हैं, जो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। वह गहरी सांस लेकर उसके सामने वैसे ही खड़ी होकर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर, अब बताओगे भी कि आखिर काम क्या है मेरा? क्योंकि तुमने तो ये सब प्लान किया है ना, ऐसे तो मुझे तुम यहाँ पर रहने नहीं दोगे, तो बता दो क्या करना है मुझे। मृदा की आवाज सुनकर दर्श, जो डॉक्यूमेंट देख रहा था, जो एजेंट है, उन्हें सेंड करके वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बीवी, वेयर इज योर डिसिप्लिन? आई एम योर बॉस, रिस्पेक्ट। उसकी बात सुनकर मृदा बुदा बुदा हुए, हम रिस्पेक्ट माई फुट, इससे तो अच्छा है मैं तुम्हारी जान ही ले लूं मिस्टर शेखावत। तुमने जो किया है ना, वह तो गाली खाने के लायक है। दर्श मृदा के ऐसे खड़े होकर बुदबुदाते हुए देखकर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर अपने दोनों एल्बो को टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए, बीवी, मुझे सुनाई देता है, मेरे कान बहुत अच्छे से तुम्हारी हर एक बात को सुन रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मृदा बड़ी मासूमियत से, तो गुस्सा आ रहा है आपको, तो जल्दी से मुझे निकाल दो। ऐसे एम्प्लॉय को क्यों अपने पास रख रहे हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है मिस्टर शेखावत? यह आपके लिए बहुत बुरा है। चलिए जल्दी से निकाल दीजिए, ये हो सकता है तुमसे होने को तुम्हें सब कुछ कर दूं तुम्हारे साथ, पर क्या तुम कर पाओगी? और जहां तक बात है रिस्पेक्ट की, तो वह मैं तुम्हें सिखा दूंगा बीवी। फिलहाल तुम वहां पर रखे हुए डॉक्यूमेंट से उन्हें पढ़ लो। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना, और केबिन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो तुम फिर से यही पर आओगी और मुझे डिस्टर्ब करते रहोगे। तो बेहतर यही है कि वह डॉक्यूमेंट पढ़ो और मुझे बता दो। कहते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है, और वही उसकी पहली बात को सुनकर तो मृदा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह डबल मीनिंग थी। पर बाद में उसे ऐसे सीरियस होते हुए देखा है, तो वह ज़्यादा ध्यान न देखकर डेस्क पर रखी हुई फाइल को अपने हाथों में लेकर वह सोफे पर बैठ जाती है और एक एक पन्ने को खोलती है। पर वह पढ़ने के साथ अपने ऊपर किसी की तपती हुई नज़रों को महसूस कर रही थी, तो वह वैसे ही फाइल को अपने गोद में पड़े सामने दर्श को देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से, लगता है कभी खूबसूरत चीज़ तुमने देखी नहीं है जो उसे देखकर जला रहे हो।
बेहतर यही है कि तुम्हारी यह गंदी ने निगाहें मुझसे दूर रखो। घुटन महसूस होती है इन्हें देखकर, ऐसा लग रहा है, कहते हुए उसे गुस्से में देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर दर्श लैपटॉप को बंद करके कैसे ही अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर, तो अब तुम्हें इन्हीं निगाहों की आदत डालनी है बीवी सी, कहते कहते वह उसे देखने लगता है। तो मृदा अपनी जगह से खड़ी होकर, तो तुम ऐसे ही देखते रहो, इसे तो अच्छा मैं मेरे केबिन में ही चली जाती हूँ, अगर कुछ काम होगा तो मैं आ जाऊंगी। एटीट्यूड अच्छा है बीवी, पर क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ से जा पाओगी? ट्राई करके देखो। उद्धरण चिन्ह। अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखे बड़े आराम के साथ उसे देखने लगता है, और वही मृदा उसकी बात सुनकर गुस्से में दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ, तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि दरवाजा लॉक किया गया है। ये देखकर वह गुस्से में उसे देखने लगती है। तो दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, कोशिश बेकार है बीवी, जाओ जगह पर बैठो और डॉक्यूमेंट पढ़ो। दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा, और अगर तुम्हें मुझसे बहस करनी है, झगड़ा करना है, तो सिट ऑन माई लैप, कंफर्टेबल प्लेस, तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बेहुदा और बेशर्म भरी बातों को सुनकर मृदा ज्यादा बहस न करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और डॉक्यूमेंट पढ़ाने लगते हैं। पर पेपर पढ़ने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दर्श की नज़रें उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसे फोकस करने में बहुत सारी दिक्कत होने लगी थी। वह फिर भी पेपर को जैसे तैसे पढ़ाने लगते हैं, पर उसे खांसी आने लगती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर दर्श अपने हाथों में ग्लास लिए मृदा की तरह बढ़ जाता है। मृदा को वह ग्लास में से पानी पिलाना ही चाहता था कि मृदा उसे ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शेखावत, मैं मर भी गई ना, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये झूठी केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर मुझे परेशान करने आए हैं, ना तो परेशान ही करिए, ये झूठ दिखावा नहीं करे वही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है, और वही उसको बेहोश देखकर दर्श चेहरे पर जो पहले गुस्सा था, अब वहां पर परेशानी की लकीर आने लगती है। वो मृदा के माथे को छोटा है, तो बुखार हद से ज्यादा बढ़ चुका था महसूस करके वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और के केबिन के बने हुए प्राइवेट रूम में ले जाता है। उसे बेड पर लेटकर आ जाता है। बाहर आकर वह अपना मोबाइल जैसे ही हाथ में लेता है, वैसे ही दूर पर कोई नॉक करता है, जिससे दर्श डोर को ओपन करता है। तो सामने एक शख्स और उसके साथ एक औरत आई हुई थी। दर्श ठंडी आवाज में, प्राइवेट रूम में जो वहां पर मेरी बीवी बेहोश है, याद रहे उसे जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह औरत अपना सर हिला देती है और बिना कुछ बोले प्राइवेट रूम में चली जाती है। वही उसकी साइड में आया हुआ शख्स अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे ही देखने लगता है। वह औरत वहां से उसे शख्स को तरफ देखकर चली जाती है। वही उसे औरत के जाने के बाद वह शख्स दर्श की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, आखिर तुम करना क्या चाहते हो उसे बच्ची के साथ? तुम अच्छे से जानते हो कि वह बच्ची बहुत मासूम है, तो बेहतर यही है कि दर्श उसे आदमी की बात पूरी होने से पहले ही अपनी ठंडी आवाज में, मिस्टर राजवंशी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर हो रहे हो? हमारा बिजनेस रिलेशन है, पर्सनल नहीं, तो बेहतर यही है कि अपना ये ज्ञान जो तुम मुझे दे रहे हो वह किसी और को दे, क्या पता फायदा हो जाए उसका, पर तुम्हारे इस ज्ञान से मुझे 1% भी फायदा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। कहते होंगे उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है। तो मिस्टर राजवंशी गहरी सांस लेकर, नो आई नो, तुम्हें बताने का कोई फायदा तो है नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे। वैसे क्या मैं उसे बच्चों से मिल सकता हूँ? आखिर मुझे भी जानना है कि क्या है ऐसा जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा केयरिंग हो रहे हो। जिस दर्श शेखावत मैं पिछले 10 सालों से मिलता है, उसके दिल में तो किसी के लिए फीलिंग ही नहीं है, ना ही उसके लिए कोई मायने रखता है सिवाय उसके दादा और दादी के। तुम्हारे चेहरे पर मुझे ऐसे लेकर क्यों दिख रही है? आंखों में डर होने का, चेहरे पर सिकंस, गुस्सा, नफरत और कहीं ना कहीं गिल्ट। दर्श अपनी ठंडी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए, बस बहुत बोल लिया तुमने, आइंदा से मुझे से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जाने हक तुम्हें मैंने नहीं दिया है। याद रखना वह मैसेज शेखावत है, मेरी बीवी। तुम्हें समझ में आ गया तो अपना मुंह बंद रखो, और मुझे पढ़ने से अच्छा है तुम खुद को पढ़ लो। वैसे सुना है तुम्हारी बेटी अभी तक तुम्हें मिली नहीं है,
ढूंढते रहो उसे, अगर मुझे पढ़ना छोड़कर तुम अपनी बेटी को ढूंढते जाओगे ना तो क्या पता मिल जाएगी तुम्हें। कहते हो उसे बहुत अच्छी तरह से ताना मार देता है, और वही मिस्टर राजवंशी का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। दर्श उसके उसे हिस्से पर वार किया था जो सबसे ज्यादा कमजोर है। उसकी बातें उसे कांटे की तरह चुप रही थी। उसके चेहरे पर की उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे ऐसे देखकर वह अपनी ठंडी आवाज में, अगर तुम्हारा उदास होना हो गया हो तो जो काम तुम्हें दिया था वह हो गया होगा मिस्टर राजवंशी। तुम्हें तो पता है दुनिया की नज़र में हम दोनों कौन हैं। राजवंशी यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए, पता है इसी वजह से तो सबसे छुपाते हुए आ रहा हूँ। पर मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि तुमने मुझे बुलाया। अगर तुम चाहते तो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय को ही बुलाते हैं, पर मुझे यहाँ पर बुलाने की वजह। दर्श फाइल को आगे करते हुए, वजह यही है और मैं नहीं चाहता था कि यह मैं किसी और के हाथों में जाए। तो अब मैं तो वहाँ पर आ नहीं सकता, तो सोचा तुम्हें ही यहाँ पर बुलाऊं। याद रखना इस फाइल को अच्छे से पढ़कर इस पर काम शुरू कर दो। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। राजवंशी यह सुनकर अपना सर हिला देता है और फाइल्स को देखने लगता है। 37 दर्श ने किया मृदा के कपड़े को चेंज। राजवंशी यह सुनकर अपना सर हिलाते हुए, पता है इसी वजह से तो सबसे छुपाते हुए आ रहा हूँ। पर मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि तुमने मुझे बुलाया। अगर तुम चाहते तो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय को ही बुलाते हैं, पर मुझे यहाँ पर बुलाने की वजह। दर्श फाइल को आगे करते हुए, वजह यही है और मैं नहीं चाहता था कि यह मैं किसी और के हाथों में जाए। तो अब मैं तो वहाँ पर आ नहीं सकता, तो सोचा तुम्हें ही यहाँ पर बुलाऊं। याद रखना इस फाइल को अच्छे से पढ़कर इस पर काम शुरू कर दो। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। राजवंशी यह सुनकर अपना सर हिला देता है और फाइल्स को देखने लगता है। फाइल्स को देखते देखते उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचने आने लगती है। वह हैरानी के साथ, क्या तुम्हें लगता है इसमें उसका हाथ हो सकता है? दर्श सिगरेट को निकालकर अपने होठों के बीचों बीच रखकर ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर उसे जलते हुए, ये तो तुम्हें जानना है मिस्टर राजवंशी कि तुम्हारी फैमिली में चल क्या रहा है। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे घर में कितने ज्यादा सांप पाल रखे हैं। तो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, अब पता तुम्हें लगवाना है। याद रहे हर एक डिटेल को निकालो। मुझे भी जानना है कि आखिर कौन क्या क्या कर सकता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा तो आंखों के सामने कुछ और है और असल में कुछ और है। अब हमारे सामने आंखें आ चुकी है, असल तुम्हें ढूंढना है। कहते हुए वह सिगरेट का लंबा कैसे लेकर पीछे मुड़कर देखने लगता है। तो राजवंश अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए, तुम्हें मैंने जो काम दिया था वह हो गया, कुछ पता लगा उसके बारे में? दर्श अपना सरना में हिलाते हुए कुछ सोचकर, पूरे 18 साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है वहां पर कोई था जो बता सके? और जो थे वह तो मर चुके हैं। पता लगवाना नामुमकिन है, पर मुश्किल नहीं है। कुछ चीज है जो अभी अंधेरे में है, उजाले में आने के बाद तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। तुम्हें मेरी जबान पर भरोसा तो है ना? दर्श की बात सुनकर राजवंश अपना सर हिलाते हुए, भरोसा है, इसी वजह से तो अपनों से रिश्ता तोड़कर तुमसे हाथ मिला रहा हूँ। दर्श पर कुछ नहीं कहता है। वह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। तभी प्राइवेट रूम से वह औरत आ जाते हैं। उसे आते हुए देखकर दर्श अपना एक हाथ पेंट की पॉकेट में डाले वैसे ही उसकी तरफ देखने लगता है और हाथों से ही उसे बोलने का इशारा कर देता है। वही औरत अपना सर हिलाते हुए अपनी शांत आवाज में, मिस्टर शेखावत, वो लड़की, इतना ही कह पाए थे कि उसके कानों में ठंडी आवाज सुनाई देती है। मिसेस शेखावत नाम है। उद्धरण चिन्ह ये औरत जल्दी से अपना सर हिलाते हुए, मिसेस शेखावत को बुखार 102 है। फिलहाल तो हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। उन्हें 4-5 घंटे तक होश आ जाएगा, पर रात भर पानी के नीचे खड़े होने की वजह से बुखार बढ़ता ही जा रहा है और लगता है कि वह किसी चीज से परेशान है। दर्श ये सुनकर अपना सर हिला देता है। वह अपनी ठंडी आवाज में, अब मुझे पता है आगे क्या करना है, तुम जा सकती हूँ। उसकी ठंडी आवाज सुनकर वो बिना कुछ बोले अपना सर झुका लेती हैं और मिस्टर राजवंशी उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं उन दोनों के जाने के बाद दर्श गहरी सांस लेकर हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को वही डस्टबिन में फेंककर प्राइवेट रूम की तरह बढ़ जाता है। रूम में आकर वह बेड पर सो रही मृदा को देखा है, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बुखार बढ़ाने की वजह से उसके चेहरे पर तो रौनक ही नहीं दिख रही थी। वह उसके पास आ जाता है, उसके माथे को चूमते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है।
उसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ देख रहा था, ना ही कुछ कह रहा था, नहीं उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वहां से फिर केबिन में आकर अपना काम करने लगता है। वह टाइमिंग देखा है तो 6 बज चुके थे। वो एक गहरी सांस लेकर किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल उठा लेता है तो दर्श अपनी गहरी आवाज में, दुर्रानी का निकालो, याद रहे पीछे के गेट पर मुझे कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। सुनकर दुर्रानी अपना सर हिलाते हुए, यस बॉस। दर्श कॉल को कट कर देता है और फिर अपने ब्लेजर को पहने अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर प्राइवेट रूम में चला जाता है। रूम में आकर वह देखता है तो मृदा अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वह गहरी सांस लेकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी बाहों में उठाकर ही उसे अपने साथ ले जाने लगता है। नीचे पार्किंग एरिया में आकर दुर्रानी, जो वहां पर पहले से ही खड़ा था, वह का दूर ओपन कर देता है और अपना सर झुका लेता है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, उन सभी ने भी अपना सर झुका लिया था। दर्श बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर बैठ जाता है। वही दुर्रानी का दूर बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। दर्श मृदा को अपनी गोद में बैठकर उसके सर को अपने सीने से लगे उसके बालों को सहलाते हुए। प्राइवेट विला। दुर्रानी पहले हैरान हो चुका था अपने बॉस को ऐसे देखकर। उसने कभी भी अपनी बॉस को ऐसे देखा नहीं था। किसी की केयर करते हुए आज पहली बार वह से देख रहा था। ऐसा नहीं था अखिलेश और मनिका के लिए उसे केयरिंग नहीं थी, वो उनकी केयर करता था, पर उसके चेहरे पर वह हमेशा नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। पर आज उसके चेहरे पर हल्के हल्के परेशानी भरे एक्सप्रेशन देख रहे थे दुर्रानी को। दुर्रानी ने अपनी नज़रें तिरछी करके अपने बॉस को देखा है, जो मृदा को ही देख रहा था। वह कुछ सोचकर पार्टीशन ऑन कर देता है और ड्राइविंग करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद कार रुक जाती है। दुर्रानी दरवाजा खोल देता है। काका, ये प्राइवेट विला जहां पर मृदा पहले भी आई थी जब उनकी शादी हुई थी, और दर्श उसे इसी प्राइवेट विला में लाया था। दर्श अपनी गोद में उठाए वैसे ही काके बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह सभी की तरफ देखा है तो सभी ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे अपने गोद में लिया अंदर की ओर जाने लगता है। दुर्रानी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मास्टर बेडरूम में दर्श मृदा को मास्टर बेडरूम में लाता है। उसे बेड पर लेटकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है। पहले वह खुद वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है, फिर अपने हाथों में एक वाइट कलर का स्पंज और बोल में पानी लिए बाहर आ जाता है। वो उसे एक साइड रखकर मृदा को देखा है, जिसका चेहरा हल्का हल्का पसीने में दिख रहा था। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है, फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा लेता है। उसके कपड़ों को निकलने लगता है। वह उसके हाथ एक पल के लिए तो रुक से जाते हैं, फिर दूसरे ही पर कुछ सोचते हुए वह उसके कपड़ों को निकाल देता है। पूरे कपड़ों को निकलते वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसको क्लीन करने में था। बीच बीच में वह जिला तो होता था, आखिर उसकी बॉडी ही ऐसी थी, वह कैसे अपनी नज़रों को वहां तक नहीं ले जा सकता था। पर वह जानता था कि इस समय उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर वह अपना कंट्रोल को देगा तो मृदा उसे छोड़ेगी बिल्कुल भी नहीं, और वह बेहोशी में मृदा का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाने वाला था। उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी शर्ट को पहना देता है और वहां से वह अंदर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर वह गहरी सांस लेता है। वह अपने आप को देखा है, उसका पूरा चेहरा से लेकर उसका पूरा शरीर पसीने में था और लाल लाल हो चुका था। उसकी नसें साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि उसका चेहरा कितनी ज्यादा लाल लाल हो चुका है, जैसे वह किसी चीज के लिए खुद को रोक रहा है। वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का पानी ठंडा था, पर दर्श इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। उसके हाथ में वह जख्म भी था, वह भी पानी में भीग रहा था और उसकी भी उसे कोई भी परवाह नहीं थी। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर आ जाता है। खुद के लिए लोअर और शर्ट को पहनकर वह पहले मृदा का टेम्परेचर को चेक करता है। अब बुखार नहीं था। वह वही लैपटॉप को निकालकर अपने लैप रखकर उसमें टाइप करने लगता है, पर उसकी नज़र मृदा पर थी। वह उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। 1 घंटे बाद मृदा अपनी नीली आंखें हल्की हल्की खोल लेती है। उसे अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है, जैसे वह किसी अनजान जगह पर हो। वह गौर से उसे जगह को देखते हैं तो पहले तो वह हैरान हो जाती है,
फिर अपनी आंखें बंद करके फिर ओपन करती है तो उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जल्दी से बैग पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खुद से ही, ओ माय, हाँ सर, इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? मुझे आखिर में यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो ऑफिस में थी। खुद में ही बातें करते करते को अपने सर को भी दबाने लगते हैं। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह हैरानी से उसे तरफ देखने लगती है। तो सोफे पर बैठा दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बीवी तुम्हें और कौन ला सकता है? यहाँ पर मेरे सिवा मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया है। अब कैसा लग रहा है? दर्श को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से छोटे छोटे हो जाते हैं। वह अपने सर को दबाकर सोचने लगते हैं कि आखिर वह यहाँ पर कैसे आ गई और क्या हुआ था उसके साथ। वह धीरे धीरे करके उसे मेमोरी को याद करने लगती है तो उसे याद आ जाता है कि वह पहले खास रही थी, उसने ग्लास को जमीन पर फेंका था। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ यह उसे याद नहीं आ रहा था। 38 आइडिया, वह भी तुम्हारे पास क्या है? वह खुद में ही बातें करते करते को अपने सर को भी दबाने लगते हैं। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह हैरानी से उसे तरफ देखने लगती है। तो सोफे पर बैठा दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, बीवी तुम्हें और कौन ला सकता है? यहाँ पर मेरे सिवा मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया है। अब कैसा लग रहा है? दर्श को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से छोटे छोटे हो जाते हैं। वह अपने सर को दबाकर सोचने लगते हैं कि आखिर वह यहाँ पर कैसे आ गई और क्या हुआ था उसके साथ। वह धीरे धीरे करके उसे मेमोरी को याद करने लगती है तो उसे याद आ जाता है कि वह पहले खास रही थी, उसने ग्लास को जमीन पर फेंका था। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ यह उसे याद नहीं आ रहा था। वह गुस्से में उसे देखते हुए अपने सर पर हाथ रखकर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? मरने के लिए छोड़ देते वह काफ़ी होता मेरे लिए, पर अब तो नफरत हो गई है तुम्हारा एक एहसान जो मेरे ऊपर आ गया है। कहते हुए वह गुस्से में उसे जानलेवा नज़रों से देखने लगती है। तो दर्श लैपटॉप को बंद करके बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें रोल करते हुए, बीवी योर लुक्स कैन किल। मृदा उसकी बात सुनकर हैरानी वाले चेहरे के साथ, व्हाट रबिश। यस बीवी, तुम्हारी नीली आंखें और तुम्हारा ये गुस्से भरा चेहरा किसी की भी जान ले सकता है। और वैसे भी मेरी हिम्मत तुमने देखी कहाँ पर है? देखना चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए। कहते कहते वही विंक करने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वह अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट को नीचे फेंककर पेट से नीचे उतर जाते हैं और वही खड़ी हो जाती है तो दर्श की नज़र उसके लंबे गोरे दूध जैसे स्क्रीन पर चली जाती है। उसके लंबे लंबे पर उसके सामने थे। इस समय उसने उसका शर्ट पहना हुआ था जो उसके थाई थोड़ा ऊपर ही आ रहा था। वह गौर से उसे देख रहा था और वही उसकी नज़रों को फॉलो करके मृदा जल्दी से अपनी तरफ देखती है तो फिर से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालकर गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े चेंज करने की? आखिर तुमने अपने गंदे हाथ मुझे कैसे लगे? मिस्टर शेखावत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कहते हुए उसके ऊपर तकिए को फेंकने लगती है तो दर्श जगह से खड़ा होकर उसे तकिया को पकड़कर उसे सोफे पर फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे मृदा अपनी गुस्से भरी नीली आंखें उसे पर कर देती है। इस समय उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था दर्श पर। वही दर्श उसके सामने आकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ कर उसके चेहरे के बेहद नजदीक आकर उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी आंखों में एक अलग सा जुनून लिए। क्या कहा था बीवी, मेरी हिम्मत तुमने अभी देखी नहीं है? और जहाँ तक बात कपड़े चेंज करने की है तो हाँ, मैंने ही किया है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे सिवा मेरी बीवी को देखकर। आखिर तुम मेरी हो और तुम्हारा ये जिस्म से लेकर तुम्हारा रूह तक मेरा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ दर्श शेखावत का हक है और उसी का रहेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसे कोई और देखे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जहां पर मुर्दा को गुस्सा आना चाहिए था वहां पर उसकी रीढ़ की हड्डी तक कहां कांप चुकी थी। उसकी ऐसी आवाज को सुनकर उसे पता नहीं क्यों एक अलग सा जुनून उसकी आंखों में दिखने लगा था। वह कुछ भी नहीं रहती है और वही उसका ऐसे शांत देखकर दर्श उसके बालों को सहलाते हुए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही चेंज किए हैं। अब यहाँ से शांति से बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और अगर जगह से हिलने की कोशिश भी की तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला हूँ। कहते कहते वह वहाँ से मुस्कुराकर चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर मृदा अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अपने बालों को कस के पकड़कर खुद से ही चिल्लाते हुए, आखिर मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है?
यह इंसान मुझे पागल कर देगा। मुझे इस वक्त इस पर गुस्सा करना चाहिए, उस पर मुझे जान से मार देना चाहिए उसे। आखिर उसने मेरे कपड़े चेंज किए हैं, पर फिर भी मैं कुछ कर क्यों नहीं रख पा रही हूँ। और इसकी ऐसी अजीब सी बातें, सच में आखिर यह इतना बदल कैसे गया। 2 साल तक मेरे पास भी नहीं आ रहा था और अब तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इसकी मैं बिछड़ी हुई मोहब्बत हूँ, जिसे पाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया है। हे भगवान, आखिर मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है। जब मासूम थी, प्यारी थी, तब तो कोई मुझे भाव देता नहीं था, और अब जैसे बदला लेने पर आई हूँ तो ये ऐसी रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं उसकी रियासत में मिली हुई प्रॉपर्टी हूँ। बस एक बार यहाँ से जाने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर शेखावत। हम बहुत ही सका तो बदला में लेकर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ी होकर एक गहरी सांस लेती है और पहले वॉशरूम में चले जाते हैं। फ्रेश होकर वह बाहर आते हैं तो देखते हैं उसका पति सोफे पर बैठा हुआ है। उसे देखकर वह इग्नोर करके वहां से जाने ही वाली थी कि दर्श उसे देखकर बड़े प्यार भरी आवाज में, बीवी तुम इतनी बीमार हो, आओ डिनर कर लो और फिर तुम्हें मैं टैबलेट देकर सुला दूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्लीज मिस्टर शेखावत, डोंट एक्ट लाइक टिपिकल कैरिंग एल ओविंग एफ कंघबी, तुम पर यह बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी रियल चेहरे के साथ ही मुझसे बात करो। कहते हुए वो उसे गुस्से में उसे देखने लगती है। वही दर्श मासूमियत भरी आवाज में, पर मुझे तो ऐसे ही बातें करनी पसंद है बीवी। अब बात यह अलग है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब अपने पैरों से यहाँ पर आ रही हूँ या बाहों में उठाकर तुम्हें लाइक चाइल्ड की तरह, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद तुम्हें हो सकती है। कहते कहते वो उसे बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है, जिससे मृदा को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वह जब खुद को देखते हैं तो जल्दी से अपनी शर्ट को नीचे की ओर करने लगते हैं, जिसे देखकर दर्श मुस्कुराते हुए, क्या छुपाना चाहती हूँ, मैंने पहले सब कुछ देख लिया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा एक भी बॉडी पार्ट मेरे आंखों से। शट योर एफकंग माउथ मिस्टर शेखावत, मुझे पता है आपने क्या किया है और क्या नहीं। बेहोशी का फायदा उठाना यह आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, यह मैं जान चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। उद्धरण चिन्ह। वो उसे ऐसे दिखती है जैसे वह कोई गंदा की हो, और वही उसकी बात को सुनकर दर्श होठों पर इतनी देर से जो मजाक किया मुस्कुराहट थी वह गायब सी हो जाती है, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर मृदा की तरह बढ़ जाता है। मृदा के पास आकर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बिना देर किए उसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर करके उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गहरी मगर ठंडी आवाज में, बीवी डोंट क्रॉस योर लिमिट, आई एम दर्श शेखावत हूँ। कोई लूछा गली का 2 टके का गुंडा लफंगा नहीं जो लड़कियों की बेहोशी का फायदा उठाता है। अगर मैं चाहता था तो तुम्हारे साथ वह भी कर लेता जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते, या ऐसे कह सकते हैं तुम किसी और के पास जाते तक नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्जिनिटी कितनी ज़्यादा मायने रखती है, यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं फ़ायदा उठाता ना तो तुम्हारी वर्जिनिटी आज तुम्हारे पास नहीं होती। यह ऐसे कह सकती हूँ तुम चल भी नहीं सकते थी और ना ही तुम मेरा कुछ कर भी सकते थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आइंदा से करेक्ट योर वर्ड्स बीवी। उद्धरण। कहते हुए दर्श उसे अपने साथ ले जाने लगता है, उसे सोफे पर बैठकर उसके सामने खाने को आगे कर देता है। मृदा भी बिना कुछ बोल खाना खाने लगते हैं। वह अपना सर ऊपर करके एक बार भी दर्श की तरफ नहीं देती है, उसे थोड़ा सा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। आखिर उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, पर फिर भी वह ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे अपनी बातों पर कोई भी पछतावा नहीं हो। वह बड़े आराम के साथ खाना भी खा रही थी और उसे पूरी तरह से इग्नोर भी कर रही थी। खाना खाने के बाद मृदा के सामने टैबलेट आगे होती है तो मृदा अपनी नज़रें उठाकर दर्श की तरफ देखते हैं। मृदा का मुंह बिगड़ जाता है क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा टैबलेट से ही नफरत थी। इसी वजह से तो वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। वह टैबलेट को देखकर मुंह बनाते हुए, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ मिस्टर शेखावत, मुझे अब नींद आ रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे मेरे घर जाना चाहिए। कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि दर्श अपनी जगह से खड़ा होकर मृदा की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए, बीवी रात के 11 बजे बज चुके हैं और इस वक्त तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती, और वैसे भी यह घर तुम्हारा है तो बेहतर यही है कि मुझसे झगड़ने से अच्छा है कि टैबलेट खाऊं और बिस्तर पर जाकर सो जाओ। मृदा जल्दी से उसे अपना हाथ छुड़ाने हुए अपना सरनामे हिलाकर जिद करते हुए, मैं टैबलेट नहीं खाने वाली हूँ,
तो बेहतर यही है कि आप इन्हें अपने पास ही रखें। वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो चुकी, तो मुझे नहीं लगता मुझे टैबलेट खाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। बीवी जिद करना छोड़ दो, टैबलेट जरूरत नहीं, सेहत के लिए खाई जाती है। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हें टैबलेट पसंद नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम टैबलेट बिना किसी प्रॉब्लम के साथ खा सकती हूँ। दर्श बात सुनकर मृदा हैरान इसे उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया है इसके पास जो वह ऐसे बोल रहा है। वह ना समझे मैं उसे देखकर। आइडिया वह भी तुम्हारे पास क्या है वह? 39 माउथ टू माउथ ट्रांसफर टैबलेट। मैं टैबलेट नहीं खाने वाली हूँ, तो बेहतर यही है कि आप इन्हें अपने पास ही रखें। वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो चुकी, तो मुझे नहीं लगता मुझे टैबलेट खाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दर्श अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। बीवी जिद करना छोड़ दो, टैबलेट जरूरत नहीं, सेहत के लिए खाई जाती है। और मुझे अच्छे से पता है तुम्हें टैबलेट पसंद नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम टैबलेट बिना किसी प्रॉब्लम के साथ खा सकती हूँ। दर्श बात सुनकर मृदा हैरान इसे उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया है इसके पास जो वह ऐसे बोल रहा है। वह ना समझे मैं उसे देखकर। आइडिया वह भी तुम्हारे पास क्या है वह? दर्श उसका हाथ वैसे ही पड़े उसे सोफे पर बैठा देता है और टैबलेट को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखने लगता है। मृदा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी दर्श टैबलेट को मृदा को ना खिलाकर खुद खाने लगता है। जैसे मृदा को कुछ समझ नहीं आता है। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही दर्श हाथ उसके सर के पीछे करके उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके अपने मुंह में पानी लेकर सीधा उसे के होठों पर अपने होठों को रखकर अपने मुंह से टैबलेट और पानी उसके मुंह में डाल देता है, जिससे मृदा की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। उसे पहले ही समझ में चाहिए था कि इसके पास ऐसे ही आइडिया होने वाले हैं। वह बस उसे देख रही थी और अपने से दूर कर रही थी। उसका पूरा मुंह कड़वा हो चुका था और यही वजह थी जिससे वह टैबलेट को बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसे कड़वा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से तो बचपन में टैबलेट को नहीं खाती थी। वही दर्श जब यह महसूस करता है कि मृदा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करना चाहती है, तो वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीछे की ओर कर देता है और सोफे पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे मृदा का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर अब वह जानती थी कि वह उसकी बाहों से आज़ाद नहीं हो सकती। इसी वजह से वह शांति से उसे जो करना है वह करने दे रही थी। वह स्टैचू की तरह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दर्श उसके लिप्स को लिक और सक करने लेता है, पर जब वह महसूस करता है कि मृदा अपना मुंह नहीं खोल रही है, तो अपने हाथ को उसके सीने पर ले जाने लगता है, जिससे मृदा दर्द के मारे अपना मुंह खोल देते हैं और वहीं इसी का फायदा उठाकर दर्श उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डाल देता है, जिसे महसूस करके मृदा के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं। वह बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो उसे करना है वह उसे करने देती है। वही दर्श उसके पूरे मुंह को सक करने लगता है। जब वह यह महसूस करता है कि मृदा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। उसके गर्दन पर अपने होठों को रखकर वह जानबूझकर बाइट करने लगता है, जिससे मृदा अपनी आंखें और भी ज्यादा कस के बंद कर लेती है। अनजाने में ही सही उसके हाथ उसके बालों में चले जाते हैं, जिसे महसूस करके दर्श उसे अलग होकर उसकी बंद हुई आंखों को देता है। उसका लाल हुआ चेहरा जिसे देखकर जहां पर भी उसने बाइट किया था वह पर लिक करने लगता है, जिससे मृदा को हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था और एक गुदगुदी भी हो रहे थे, जिससे वह अपनी आंखें खोलकर दर्श को देती है। उसने भी इस वक्त अपना ऊपर की ओर किया हुआ था। इस समय उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। दोनों ही कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जहां पर मृदा की आंखों में एक डर था, उसकी नीली आंखों में एक समुंदर जैसे आंसू थे, और वही दर्श जिसकी आंखें खाली थी, जिसमें न ही कोई वार्मिस्ट्री नहीं कुछ और था, तो सिर्फ खाली आंखें जीने देखकर मृदा एक गहरी सांस लेती है। वही दर्श मृदा के आंखों के आंसुओं को देखकर गहरी सांस लेता है। वह ऊपर जाकर उसके आंसुओं को अपने होठों में भरकर उसके कानों में अपने गर्म सांस छोड़ने हुए। बीवी, तुम्हें मजा आता है क्या मुझे गुस्सा दिलाने में? तुम अच्छे से जानती हो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे आंसू मुझे हमेशा ही गुस्सा दिलाते हैं। इन्हें फिर कभी भी अपनी आंखों से बाहर मत लाओ बीवी, नहीं तो मेरे गुस्से को संभालने में तकलीफ होने लगेगी तुम्हें। कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है।
तो मृदा अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। अच्छा, तो तुम्हें मेरे आंसू को देखकर गुस्सा आ रहा है, पर 2 साल से या से जब बह रहे थे तब तुम कहाँ पर थे? तब तो तुम एक बार भी उसे देखा नहीं। यहाँ तक कि आंसू इतनी बार बह चुके हैं कि आंखें अब खाली हो चुकी है। अभी न में सिर्फ और सिर्फ एक दर्द है, जो एक सैलाब बन चुका है, जिसमें अगर कोई आए तो वह वापस नहीं जा सकता। कहते कहते वह अपनी नीली आंखों में हद से ज्यादा दर्द को लिए उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर और उसकी नीली आंखों में देखकर वह गहरी सांस लेता है, पर कुछ कहता नहीं है। वह वैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेट देता है और उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसे के ऐसे सहलाने से मृदा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे दवाइयाँ की वजह से नींद भी आ जाती है और वह गहरी नींद में चली भी जाती है। उसे सोते हुए देखकर दर्श एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से डालकर माथे को चूमते हुए वह बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। बालकनी में आकर वह सोफे पर बैठ जाता है। घना अंधेरा हो चुका था। वह सिगरेट को अपने होठों के बीचों बीच रखकर उसे जलने लगता है। मृदा की हर एक बात को सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आ चुके थे। वह अपने मोबाइल को देखा है, जिसमें कुछ न कुछ मैसेज शो हो रहे थे। वह एक मैसेज को देखने लगता है, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉल आईडी पर अखिलेश का नाम देखकर वह गहरी सांस लेते हैं। दर्श कुछ सोचते हुए कॉल अटेंड करता है, तो अखिलेश अपनी शांत आवाज में, आज के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, तो क्या सोचा है तुमने? मैंने देव को इस घर से बाहर निकाल दिया है और कल तुम्हारी दादी चाहती है कि तुम घर में आ जाओ, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। अखिलेश की बात को सुनकर दर्श, जिसने अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखी थी, सिगरेट को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मतलब आपने जो सोचा था वह तो कर ही डाला, मानना पड़ेगा, आपको रास्ते से काटा हटा दिया। दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि देव को बाहर निकलने से आप क्या कर रहे हैं। दर्श की बात सुनकर अखिलेश अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है, और वैसे भी देव को जो चाहिए वही उसे मिल रहा है। वह इस लायक है। अब तुम जानते हो कि कुलदीप क्या करेगा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं कुलदीप के लिए जल बिछाओ। अपनी ही बेटे से इतनी नफरत, मुझे नहीं लगा था कि आप किसी से इतनी नफरत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तो उसकी बात को सुनकर अखिलेश अपना सर ना में हिलाते हुए, नफरत तो मैं किसी से नहीं कर सकता बेटा, पर कुलदीप को उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मुझसे ज्यादा तो तुम्हें। कहते कहते वह रुक जाता है, तो वही उनकी बात को सुनकर दर्श अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। मुझे पता है और आगे भी क्या करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। अब बस दादी को संभाल लीजिए, बाकी संभालने के लिए मैं हूं ना। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। वही उसकी बात को सुनकर अखिलेश, जो बालकनी के सोफे पर बैठा हुआ था, वह अपनी जगह से खड़ा होकर अंदर कमरे में आता है। कमरे में आता है तो देखा है मनिका बेड पर बैठी किताब पढ़ रही है। अखिलेश कुछ सोचते हुए मानिक की तरह बढ़ जाता है, मनिका के पास आकर उसके सामने बैठते हुए, क्या गुस्सा हूँ मेरे फैसले से? क्या मैंने गलत फैसला लिया है? अखिलेश की बात को सुनकर मनिका अपना सर नाम हिलाते हुए किताब को साइड में रखकर चश्मे को निकलती हुए, अखिलेश, तुम्हें पता है मैं कभी भी तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं गई हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम हर एक फैसले को सोच समझ कर ही लेते हो, और घर में जो 2 साल से चला रहा है उसके हिसाब से मुझे यह फैसला सही ही लग रहा है। ना तुमने अपनी आंखें बंद की थी, ना मैंने अपनी आंखें बंद की थी। हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और हम कुछ कर नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि देव को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कुलदीप से बात की है, उसे कहा है क्या अगर देव को इस घर में लाना है तो उसे इस घर को छोड़ना होगा। मैं देव को इस घर में कभी नहीं देख सकती, उसकी वजह से बरसों की इज्जत हमारी नीलामी में आ गई है। मैं बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो अखिलेश की तरफ देखने लगती है। अखिलेश उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, दुनिया में चाहे मुझे कोई समझे ना समझे, पर तुम हमेशा मुझे समझ जाती हो मनिका, पर वैसे भी मैं जानता था कि तुम मेरे फेस लेकर कभी खिलाफ नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह मनिका इस पर अपना सर हिलाते हुए, तो तुम्हें सवाल क्यों पूछते हो? तुम जानते हो ना, तुम्हारे हर एक फैसले पर मुझे हमेशा ही भरोसा रहेगा, चाहे ही वह दुनिया के लिए ही गलत क्यों ना हो। पर हमारे एक फैसले से मैं थोड़ी सी नाराज हो चुकी हूँ।
मुझे पता है मैं मतलबी होती जा रही हूँ, पर मृदा का ऐसा दर्श की जिंदगी से तुम्हें निकालना सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो पर वह अकेला है, और तुम जानते हो शेखावत फैमिली में क्या चल रहा है। आज नहीं तो कल अगर हम चले भी गए तो उसे संभालने वाला कौन है। आरवी, दोस्त मुझे पता है मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही हूँ तुम्हारे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैंने कमेंट नहीं देखा था, पर मैंने कमेंट देख लिया है तो मैं बता दूं कि वह सिर्फ उसे परेशान कर रहा था ना। तूने पेपर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था? अगर कोई इंपॉर्टेंट पेपर होंगे तो जरूर मैं हिंट दे दूंगी। कोल्ड स्वेट स्माइल स्माइल। बाकी कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही साथ देते रहना और हमेशा ही स्टोरी को प्यार देते रहना। जब 40 नो आई एम बैड बट आई एम नॉट ए फ्रॉड कहते हुए वो अखिलेश की तरफ देखने लगती है। अखिलेश उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, दुनिया में चाहे मुझे कोई समझे ना समझे पर तुम हमेशा मुझे समझ जाती हो मनिका, पर वैसे भी मैं जानता था कि तुम मेरे फेस लेकर कभी खिलाफ नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। मनिका इस पर अपना सर हिलाते हुए, तो तुम्हें सवाल क्यों पूछते हो? तुम जानते हो ना, तुम्हारे हर एक फैसले पर मुझे हमेशा ही भरोसा रहेगा, चाहे ही वह दुनिया के लिए ही गलत क्यों ना हो। पर हमारे एक फैसले से मैं थोड़ी सी नाराज हो चुकी हूँ। मुझे पता है मैं मतलबी होती जा रही हूँ, पर मृदा का ऐसा दर्श की जिंदगी से तुम्हें निकालना सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो पर वह अकेला है, और तुम जानते हो शेखावत फैमिली में क्या चल रहा है। आज नहीं तो कल अगर हम चले भी गए तो उसे संभालने वाला कौन है। कहते कहते वह उदासी भरी नजरों से अखिलेश को देखने लगती है। अखिलेश उसकी बात को सुनकर अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर, इंसान के मायने तब पता चलते हैं मनिका जब इंसान उसे दूर हो जाता है। दर्श को भी समझना चाहिए, उसे भी पता होना चाहिए कि मृदा उसके लिए क्या है। अगर वह दोनों पूरी जिंदगी ऐसे रहते तो भी कुछ नहीं होता, वैसे ही बर्बाद हो रही थी। वह आज नहीं तो कल खुद को ही इस दुनिया से आज़ाद करते। मैं इस बच्चे की आंखों में सारी उम्मीदों को टूटे हुए देखा है, और वैसे भी अगर भगवान चाहे तो जरूर उन दोनों को एक कर देगा। किस्मत का लिखा ना मैंने कभी मिटाया है, ना तुमने, जो किस्मत में है वही मिलेगा। मनिका ये सुनकर मुस्कुराते हुए, ये तो तुमने सच कहा अखिलेश। अगर सच में इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़े हैं तो जरूर ये दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाएंगे। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरी बच्ची फिर से इस घर में वापस आ जाए, पर इस बार वह एक शेरनी में बनकर आ जाए, नहीं तो यहाँ पर हर कोई उसे दर्द देने के लिए मौजूद है। कहते कहते वह अपना सर अखिलेश के कंधे पर रख देता है। अखिलेश उसके बालों को सहलाते हुए, अब पता नहीं कुलदीप क्या करेगा। कुलदीप से बात हुई थी, वह भी गुस्से में कहीं गया है। परिणीति तो घर पर है नहीं और प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है। पता नहीं है क्या होने वाला है। बस जो भी हो वह सब कुछ सही है, नहीं तो जो वादा मैं अपने बच्चों से किया था वह कभी पूरा नहीं होगा। ना परिवार को खुशी मिल पा रहे हैं, ना मैंने उसके बेटे को खुशी दी है। उसने तो लगभग सभी से अपना मुंह मोड़ लिया है। कहते कहते वह शांत हो जाते हैं। मनिका इस पर कुछ नहीं कहते हैं। वह अखिलेश को सोने का कर खुद अपनी मेडिसिन खाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर कुलदीप गुस्से में कमरे में आ जाता है। इस समय परिणीति सोफे पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। कुलदीप अपनी ब्लेजर को निकालकर जमीन पर फेंकते हुए परिणीति की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, तुम अपने बेटे को काबू में नहीं रख सकती थी? क्या जरूरत थी उसको रात रात पर बाहर भेजने की? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने अपने बेटे पर पहले से ही अपनी नज़र रखी होती तो शायद वह आज इस घर में होता। तुम्हारी वजह से उसे पापा ने घर से बाहर निकाल दिया है। अब पता नहीं क्या होगा। मैंने उसे जैसे जैसे करके गेस्ट हाउस में भेज दिया है। ये सुनकर परिणीति अपनी जगह पर खड़ी होकर कुलदीप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हारे पापा नहीं भेज दिया, तुम्हारे पास के तो बड़े पोते ने इतना सब कुछ किया। उसे तो कभी उसने घर से बाहर नहीं निकाल दिया, तुम्हारे बेटे को तो निकाल दिया। और क्या कहा तुमने? मेरे काबू में नहीं है। तुमने उसे बनाया ही ऐसा है जो वह किसी के काबू में रहे। हर वक्त लड़की, नशा, लेट नाइट पार्टी। अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो तुम हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। और वैसे भी यह न्यूज़ क्या तुम्हारे पापा और दर्श क्या हाथों में नहीं था कि इस न्यूज़ को हटाए? पर नहीं, उन दोनों नहीं हाईलाइट होने दिया। ऐसे तो तुम्हारे पापा ने डिवोर्स की न्यूज़ हटा दी, वह भी 5 घंटे के अंदर। और अब तुम्हारे बेटे की न्यूज़ पूरे दुनिया में फैलती जा रही है। इसे तो कोई नहीं हट रहा है। हर वक्त तुम मुझ पर ही अपना हुक्म चलाते हो। गुस्सा कम कुछ तो करो, अपने दिमाग का यूज़ करो।
अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा तुमसे क्या खेल खेल रहे हैं। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर कुलदीप अपनी गुस्से भरी आवाज में परिणीति के गले को पकड़कर, पापा पर मुझे इतना भरोसा है कि वह सब कुछ हैंडल कर लेंगे, पर तुम मुझे भड़काओ मत। तुम इसमें अपनी गलतियों को छुपा रही हूँ। परिणीति मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लेट नाइट कहाँ पर रहती हूँ। अगर यह सब छोड़कर तुम अपने बच्चों पर ध्यान देती तो अब यह नहीं होता। तुमसे क्या करूँ मैं तुम्हारा। कहते कहते वह उसके गले को कस के पकड़ने लगता है। परिणति उसके हाथों को पकड़कर जैसे तैसे सांस लेते हुए, कुलदीप मेरे गले को छोड़ो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुलदीप मैं मर जाऊंगी। कुलदीप उसके गले को पकड़ता है। जब वह देखता है कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसे बहुत छोड़कर जमीन पर फेंक देता है और वहीं सोफे पर बैठकर अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है। वही परिणीति जमीन पर बैठी गहरी गहरी सांस ले रही थी। इस समय उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसका चेहरा लाल लाल हो चुका था, जिसका मतलब साफ था कि उसे सब बिल्कुल भी लेने नहीं आ रही थी। कुलदीप परिणीति को देखकर अपने होठों के बीचों बीच पड़ी हुई सिगरेट को अपनी उंगलियों में पकड़कर परिणीति की तरफ बढ़ने लगता है। वह परिणीति के पास आकर अपने एड़ियों पर खड़ा होकर उसके बालों को कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसकी आंखों में देखते हुए, पता है ना मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आइंदा से मुझे जवान लड़ने से पहले 10 बार सोच लेना, तुम्हारी औकात मेरे जूते के बराबर नहीं है। फिर भी मैं तुमसे शादी की है, और यह शादी क्यों की है ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अपने बेटे के पास जाओ, उसने खाना नहीं खाया होगा, उसे अच्छे से खाना खिलाकर उसे सुलाकर ही यहाँ पर आओ और याद रहे। कहते कहते वह अपने उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट को उसके गर्दन पर रख देता है, जिससे परिणीति अपनी आंखें दर्द के मारे बंद कर लेती है। वह आवाज़ निकालने वाली थी कि कुलदीप अपनी ठंडी आवाज़ में, अपनी आवाज़ को काबू में रखो, यह अगर मेरे कानों तक आए ना तो यह आवाज़ कभी किसी के कानों तक नहीं पहुँचेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है। परिणीति दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने होठों को अपने दांतों तले दबने लगती है। तभी कुलदीप का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वह अपने मोबाइल को अपने हाथों में लेकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए कॉल को अटेंड करता है। सामने से किसी की आवाज़ आ जाती है तो कुलदीप बड़े ही प्यार भरी आवाज़ में, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, बहुत थक चुका हूँ मैं आज, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और देखा तुमने मुझे याद किया, फार्म हाउस पर आ जाओ, बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सुकून चाहिए, मिल जाएगा मुझे। सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आ जाते हैं, क्यों नहीं, आखिर आपके बिना मेरा सुकून कहाँ मुझे मिलता है, बस आप ही का इंतजार कर रही हूँ, आप बोलेंगे तब आ जाओगे। कुलदीप सिगरेट को वही फेंक पर अपनी जगह पर खड़ा होकर, ड्राइवर तुम्हें लेने को आ जाएगा, आराम के साथ आएगा, और तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर क्या है, उसे ही पहन कर आना, चाहे बाहर के कपड़े तुम कुछ भी पहनो पर अंदर मुझे वही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वही एक नज़र परिणीति को देखा है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। वही उसकी हर एक बात को परिणीति सुन रही थी। उसके हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं। वह जैसे तैसे करके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद की गर्दन को देती है। वहां पर सिगरेट के निशान थे, उन्हें देखकर वह गहरी सांस लेती है और वैसे ही वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आकर वह कपड़ों को चेंज करती है और खुद को शावर के नीचे खड़ा करके बॉडी को अच्छे से क्लीन करते हैं। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था गर्दन में, पर फिर भी वह पानी में खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वह शेखावत पैलेस से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दर्श के प्राइवेट विला के अंदर, दर्श जो सोफे पर बैठा सिगरेट के लंबे लंबे केश ले रहा था, वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। सिगरेट को वही बालकनी से नीचे से कर चांद को देखा है, फिर वैसे ही अंदर कमरे में आ जाता है। जब वह कमरे में आता है तो देखता है उसकी प्यारी सी बीवी दवाइयाँ के असर से गहरी नींद में जा चुकी है। वह उसके पास चला जाता है, उसे गौर से देखा है। इस समय मृदा का जो ब्लैंकेट था जो उसने अपने ऊपर डाला हुआ था, वह आधे से ज्यादा तो फर्श पर गिर चुका था। उसके पर पूरी तरह से दर्श के सामने थे। उसके पूरे लंबे लंबे पैरों को देखकर दर्श गहरी सांस लेता है। टी शर्ट हल्का सा ऊपर आ चुका था, जिससे उसकी थाई उसके ऊपर की भी हल्की हल्की बॉडी रिवीलिंग हो रही थी। उसे ऐसे देखकर कोई गहरी सांस लेता है। वह अपनी आंखें बंद करके उसके चेहरे के बेहद अपना चेहरा करके उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें फूंक मार देता है और अपनी गहरी आवाज में, आई नो आई एम रॉन्ग,
I know I'm heartless, I know I'm arrogant, I know I'm bad, but I'm not a fraud. मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं कर सकता बीवी, मुझसे कभी होगा ही नहीं। मेरे लिए तुम वह पहले लड़की हूँ जिसने मुझे छुआ है। इस दर्श शेखावत के होठों को छुआ है बीवी। ये दर्श शेखावत अगर किसी को पाने की तलब रखता है तो वह तुम ही। जानता हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, पर क्या कर सकता हूँ। करना भी तो जरूरी था, नहीं तो तुम असल दुनिया से कैसे मिलती। बाकी कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही साथ देते रहना और हमेशा ही स्टोरी को प्यार देते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भुलाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।